Hello dear students, welcome to ATP Star, the super learning platform. This is Maulik Gupta, your physics teacher. I'm a graduate from IIT Madras और बच्चों आज हम जेईई एडवांस पेपर 1 फिजिक्स का एनालिसिस करने वाले हैं और पूरा पेपर देखेंगे और सारे सॉल्यूशंस देखेंगे हर क्वेश्चन का। मैं आपको समझाऊंगा हर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। पर शुरुआत करने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कि जो पेपर 1 था फिजिक्स, खासकर उसके अंदर इजी लेवल की आई थी, ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, उससे ज्यादा लेवल उसका नहीं था और बच्चे काफी खुश हैं फिजिक्स के पेपर को लेकर के क्योंकि सबने फोड़ा है, मतलब ज्यादातर बच्चों ने फोड़ा है। जिनकी तैयारी अच्छी थी उन्होंने बहुत आसानी से फिजिक्स तो फोड़ दिया पेपर 1 के अंदर, ठीक है ना। तो इजी आया था, मजा आ गया है बच्चों को। देखते हैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस को, ठीक है। तो बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, अगर आपका ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है पेपर तो हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक चांस और है तो बेटा मेहनत पूरी कर लो, अगले चांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि अपन अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए, है ना। वो एक साल से घबराना मत कि मुझे एक साल और पढ़ना पड़ेगा। एक बार अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे तो ये जो एक साल अभी मेहनत करोगे ना, ये आप सोचोगे कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने एक साल लिया और उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना एनर्जी लगाया और मैं अच्छी जगह पे पहुंच गया, है ना। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है अगर पेपर बिगड़ गया और आपके पास चांस एक और है तो, ठीक है। और अगर पेपर आपने फोड़ दिया तो वेरी गुड, है ना, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलो शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आया है इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर से, आसान सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो सबसे छोटा अपन मेजर कर सकते हैं मेन स्केल पे, इतना मेजर कर सकते हो, ये 0.1 सेंटीमीटर दे रखा है। 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोरस्पॉन्ड टू 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। वो स्टैंडर्ड जैसा यूजुअली होता है वैसा ही है। फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर्स विद नो गैप बिटवीन इट्स टू जॉज। तो जो दो जॉज के बीच में अगर कोई गैप नहीं है, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखी हुई, पूरा अपन ने वर्नियर को ऐसे दबाया हुआ है, ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं है दोनों जॉज के, तो ये रीडिंग शो कर रहा है ना। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि भाई कुछ ना कुछ जीरो एरर है, इसका जीरो से अलाइन नहीं कर रहा, तो जीरो एरर है और जीरो एरर नेगेटिव साइड पर है। तो सबसे पहले अपन जीरो एरर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखो कि भाई इससे पीछे गया हुआ है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई एक रीडिंग पीछे चले जाओ सबसे पहले, तो है ना। एक रीडिंग पे कितना जाते हो आप, 0.1 सेंटीमीटर इसने दे रखा है, तो नेगेटिव साइड पे 0.1 सेंटीमीटर और उससे थोड़ा आगे आया हुआ है ना। आगे कितना आया हुआ है वो अपने को यहां से पता चलेगा। इसका जो 6th लाइन है, 1 2 3 4 5 6, 6th लाइन इसके साथ अलाइंड है, ठीक है। तो अपन जीरो एरर कैसे लिखेंगे, नेगेटिव साइड पे 0.1 सेंटीमीटर पीछे चले गए, ठीक है। जो यहां पे लाइन आती 0.1 सेंटीमीटर पीछे आती, उससे थोड़ा सा आगे शिफ्ट है, कितना, यहां पे 6th डिवीजन जो है वो अलाइन कर रहा है, तो अपन बोलेंगे प्लस 0.06 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास जीरो एरर, ठीक है। कितना आ रहा है ये आ रहा है -0.04 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जीरो एरर है, ठीक है। इतना जीरो एरर है हमारे वर्नियर कैलिपर्स का। आगे बढ़ो, द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विद द सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉज। अब एक सॉलिड स्फीयर को अपन ने जॉज के बीच में रख दिया तो ये रीडिंग शो कर रहा है इस तरह से। ये डायग्राम इसने बना के दे दिया हमको क्वेश्चन पेपर के अंदर। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का डायमीटर कितना होगा भाई, जो भी रीडिंग ये शो करेगा उतना ही डायमीटर होगा। अगर रेडियस पूछता तो रीडिंग का हाफ कर देते, इसने डायमीटर पूछा है तो पूरी रीडिंग बता देंगे। यहां पे रीडिंग कितनी आ रही है देखो, 3, उसके बाद 1 तक चले गए तो 3.1 सेंटीमीटर, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे, ठीक है। वो उसने दिया है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग 0.1 सेंटीमीटर है, तो यहां पे आएगी 3 सेंटीमीटर और उसके बाद 3.1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे 3.1 सेंटीमीटर प्लस कितना, थोड़ा कितना ज्यादा है वो देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन अलाइन हो रही है। तो यहां पे देखोगे कि जो फर्स्ट लाइन है 1, ये पहली लाइन ही अलाइन हो रही है इसके साथ, ठीक है, मेन स्केल के साथ। तो हम रीडिंग क्या बोलेंगे 3.1 सेंटीमीटर प्लस 0.01 सेंटीमीटर, ये आ गई रीडिंग हमारे पास, ठीक है। ये कितनी आ गई 3.11 सेंटीमीटर। अब हमको बतानी है रीडिंग, क्योंकि जीरो एरर है तो ये करेक्ट रीडिंग नहीं होगी। एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी, है ना, फाइनल रीडिंग हो जाएगी हमारी 3.11 सेंटीमीटर प्लस माइनस जीरो एरर, है ना। जीरो एरर नेगेटिव में तो अपन क्या बोलेंगे 3.11 प्लस 0.04, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल रीडिंग है या डायमीटर ऑफ स्फीयर है वो यहां से निकाल सकते हैं अपन, सिंपल, ठीक है। कितना आ गया 3.11 माइनस 0.04, तो यहां से मिलेगा हमको 3.15 सेंटीमीटर। दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। 3.15 दिख रहा है अपने को सी ऑप्शन में, मार्क कर देंगे, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है ना। ये मेंस लेवल, एक्चुअली मतलब एडवांस लेवल का सवाल इसको बोल ही नहीं सकते अपन, इतना इजी सवाल पूछा इसने, फटाफट से हो रहा है विद इन 1 मिनट,
ठीक है ना। तो मजा इसलिए आया बच्चों को कि फिजिक्स का पेपर देख के लगा कि यार ये तो बड़ा फटाफट हो रहा है ना, तो मजा आ गया। मैथ्स के लिए आपको ज्यादा टाइम मिल गया, मैथ्स में पेपर थोड़ा टफ आया था, तो फिजिक्स फटाफट कर लेंगे, मैथ्स में टाइम ज्यादा मिल गया बच्चों को, ठीक है। इसलिए बहुत मजा आ रहा है फिजिक्स में, तो बच्चों को मजा ही आ गया कि सर पेपर बहुत इजी था, फोड़ दिया हमने, ठीक है। तो ये देख लिया आपने सोल्यूशन, इसका बहुत ही आसान था। अगला सवाल देखते हैं। एन आइडियल गैस अंडर, अगेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा इसने। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ 4 स्टेप साइकिल एज शोन इन पीवी डायग्राम, तो पीवी डायग्राम दे दिया, 1 2 3 4 4 स्टेप है इस प्रोसेस के। ड्यूरिंग दिस साइकिल हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस इन चारों प्रोसेस में से किस किस प्रोसेस में गैस ने हीट एब्सॉर्ब की है, ये पूछ रहा है। तो हीट सप्लाइड टू द गैस जो होता है उसको अपन पॉजिटिव में लेते हैं, है कि नहीं। तो ये कुल मिला के पूछ रहा है कि गैस ने हीट कहां एब्सॉर्ब की, यानी कि गैस को पॉजिटिव हीट कहां कहां सप्लाई की है। तो ये कुल मिला के पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेप में डेल्टा क्यू पॉजिटिव था, कौन कौन से स्टेप में डेल्टा क्यू पॉजिटिव था। जहां जहां डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा इसका मतलब है कि वहां वहां गैस ने हीट एब्सॉर्ब की है, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट वाला प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट वाले प्रोसेस में आगे जा रहे हैं अपन, है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। पहले फर्स्ट प्रोसेस देखो, फर्स्ट प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है। और ये P की वैल्यू सेम है दोनों पॉइंट्स पे, यहां और यहां, लेकिन V की वैल्यू चेंज हो गई, है ना। इसको बोल देता हूं मैं V1 और इसको V2। हम देख रहे हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है ना, V2 इज ग्रेटर देन V1 है, P सेम है, तो यहां पे जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कम होगी, यहां की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि P तो सेम है, V यहां पे ज्यादा है, जहां V ज्यादा वहां पे इंटरनल एनर्जी ज्यादा। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी पॉजिटिव हुआ है, तो हम बोलेंगे कि डेल्टा U भी पॉजिटिव है, ठीक है। और हम जानते हैं कि डेल्टा Q जो होता है वो होता है वर्क डन प्लस डेल्टा U, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा Q भी पॉजिटिव है, क्योंकि W और डेल्टा U दोनों पॉजिटिव है। तो डेल्टा Q पॉजिटिव हो गया फर्स्ट वाले में। तो ये तो आ गया हमारा कि भाई फर्स्ट वाले प्रोसेस के अंदर डेल्टा Q पॉजिटिव है, यानी गैस जो है हीट एब्सॉर्ब कर रही है। इसी तरह से बाकी सारे प्रोसेस भी देख लेंगे। फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, तो 2 and 4 नहीं भैया, 1 and 4, 1 and 2, 1 and 3, है ना। तो अब 2 चेक कर लेते हैं। 2 में आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है, वर्क डन 0 है, वॉल्यूम सेम है, क्योंकि तो 2 वाले प्रोसेस में वर्क डन तो हो गया 0, ठीक है। और डेल्टा U इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि डेल्टा U हो जाएगा नेगेटिव। अब इसी इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि डेल्टा Q 0 प्लस नेगेटिव, यानी डेल्टा Q हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो सेकंड वाला गलत हो गया, तो 1 and 2 गलत, ठीक है। थर्ड वाला चेक कर लो। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, थर्ड वाले प्रोसेस में यहां से यहां आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। यहां से यहां आ रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो वर्क डन नेगेटिव हो गया, और इंटरनल एनर्जी में चेंज भी नेगेटिव है, डेल्टा U इज ऑल्सो नेगेटिव। कैसे पता, क्योंकि यहां पे प्रेशर सेम है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो इंटरनल एनर्जी कम हो गई, क्योंकि प्रेशर सेम है, कम हो गई मतलब डेल्टा U नेगेटिव है। तो इसी इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि डेल्टा Q भी नेगेटिव होगा, ठीक है, डेल्टा Q भी नेगेटिव होगा, तो 3 भी गलत हो गया, ठीक है। तो C ऑप्शन करेक्ट हो गया, मतलब 4 में तो डेल्टा Q पॉजिटिव आना ही चाहिए। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार, 4 में क्या हो रहा है, वर्क डन 0 है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, डेल्टा U पॉजिटिव है, ठीक है, तो डेल्टा Q भी पॉजिटिव हो जाएगा, W प्लस डेल्टा U होता है, डेल्टा U पॉजिटिव है, प्रेशर इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम सेम है, तो डेल्टा U पॉजिटिव हो गया, क्योंकि U इंक्रीज हो गया, तो डेल्टा Q पॉजिटिव है, तो फोर्थ वाला भी सही हो गया, तो C ऑप्शन करेक्ट है। फटाफट, है ना, जल्दी से सॉल्व हो रहा है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड या मतलब उलझा हुआ नहीं पूछा इसने कि ना बहुत सारा अपने को सोचना पड़ रहा है या कोई और डायग्राम बनाना पड़ रहा है। जैसे अगर पीटी डायग्राम देता तो फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता, लेकिन सीधा सीधा पीवी डायग्राम दे दिया उन्होंने कि भैया मस्ती से करो, परेशान मत हो, ठीक है ना। चलो, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। अब देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से भी बहुत इजी टाइप का सवाल पूछा इसने, सिंपल अपने को 2 बार सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई करना है मैग्निफिकेशन को। देखो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दी 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस L1 and a concave lens L2 is placed 10 cm behind it as shown in the figure. Radii of curvature of all the curved surfaces in both the lenses are 20 cm. तो सारे radii of curvature 20 20 इसने दे रखे हैं। The refractive index of both the lenses 0.5.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दोनों का 0.5 है। टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस सिस्टम इज, तो मैग्निफिकेशन टोटल पूछ रहा है, यानी दोनों का अलग अलग मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 इंटू m2 मिल जाएगा टोटल मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये अपने को पता है। अब इसने रेडिया ऑफ कर्वेचर दे रखा है, म्यू दे रखा है, तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। ये L1 है, इसकी फोकल लेंथ को मैं f1 बोल देता हूं, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू रिलेटिव माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये आता है। ठीक है, अब म्यू कितना दे रखा है इसने 1.5, तो 1.5 माइनस 1 हो जाएगा 0.5, और रेडिया कर्वेचर 20 दे रखे हैं सारे, यहाँ पे इसका आएगा +20, इसका आएगा -20, डाल दो यहाँ पे 1/20 माइनस 1/-20। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को 1/10, 0.5 इंटू 1/10 मिल जाएगा 1/20। तो फोकल लेंथ मेरे पास पहले वाले लेंस की आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से सेम फॉर्मूला यूज करके अपन दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। उसका भी म्यू दे रखा है 1.5 और R1 R2 दे रखे हैं 20। अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं, इसका आएगा नेगेटिव में, इसका आएगा पॉजिटिव में। तो R1 आ गया मेरा 1/-20 और R2 आ गया 1/+20। ठीक है, तो ये R1 R2 की वैल्यूज डाल दी, यहां से मिलेगा 0.5 माइनस 1/20 मिल जाएगा -1/10। तो ये मिल गया मेरे को f2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो दोनों की फोकल लेंथ अब मैंने निकाल ली है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, इसको रिमूव कर दूं, यहां से कर देंगे। यहां पे अपन फोकल लेंथ लिख लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहली यहां पे रखी ऑब्जेक्ट, इससे इमेज बनेगी पहली वाली। ठीक है, इसका u पता है, f पता है, तो v निकाल लोगे। लगाओ फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/f हो गया 1/20, 1/v, v हमको निकालना, माइनस u है -10, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहां से मेरे को मिलेगा v बराबर 20 सेंटीमीटर, सही है, या -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी -20 पे, यानी यहां कहीं बनेगी। ठीक है ना, यहाँ पे बना देते हैं, इमेज कहीं यहाँ बनेगी। ठीक है, ये बन गई इमेज, और ये इस लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे बन रही है। ठीक है, पहली इमेज, इसको I1 बोल देते हैं। अब ये जो इमेज बनी, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। यहां से 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर पीछे, 20 + 10 यानी -30 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ मालूम है, u मालूम है, तो v निकाल लोगे। अच्छा, यहाँ पे v आ चुका है, u पता है, -10 है, u -10 है। तो जो यहां से मैग्निफिकेशन हुआ उसको मैं m1 लिख देता हूं। m1 कितना हो जाएगा v/u, -20/-10 यानी 2 आ गया। तो ये पहले लेंस से मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, इसी तरह यहां से v निकाल लोगे, इससे मैग्निफिकेशन निकाल लोगे। v निकालो जरा 1/f, दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, 1/f यानी 1/-20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, u कितना है -30, तो प्लस 1/30 हो जाएगा। ठीक है, यहां से v निकालो, 1/v इज इक्वल टू -1/20 माइनस 1/30, ये आ गया मेरे पास 60 -3 -2, ये आ गया -5/60, तो आ गया -1/12, तो v आ गया मेरे पास -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज कहां बन रही है 10 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर और -12 पे, तो इमेज फाइनल वाली जो बन रही है यहां कहीं बन रही है, जिसकी डिस्टेंस इस लेंस से है 12 सेंटीमीटर पीछे। ठीक है, ये बन गई फाइनल इमेज। अब यहां पे मैग्निफिकेशन निकाल लो, m2 v/u, v कितना है -12, u है -30, तो ये आ गया मेरे पास 6 2 12, 6 5 30, 2/5, m2 आ गया 2/5, m1 कितना आया था 2। तो टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, m1 इंटू m2 यानी 2 इंटू 2/5 यानी 4/5, 4/5 कितना होता है भाई 0.8। ठीक है, तो टोटल मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गया 0.8, खत्म, बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसकी फोकल लेंथ निकाली, इसकी फोकल लेंथ निकाली, इस पे v निकाल लिया, फिर मैग्निफिकेशन निकाल लिया, फिर वो जो इमेज बनी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई, इस पे v निकाल लिया, मैग्निफिकेशन निकाल लिया, दोनों के मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल, नोट कर लो, करना हो तो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देख रहे हो आप कितना आसान टाइप के सवाल है, वरना एडवांस में बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 1 में इस बार उतने टफ नहीं आए हैं। A heavy nucleus Q of half-life 20 minutes undergoes alpha decay with probability of 60% and beta decay with probability of 40%। यानी जितने भी heavy nucleus हैं उसके 60% का तो बीटा डीके हो रहा है, और सॉरी 60% का अल्फा डीके हो रहा है और 40% का बीटा डीके हो रहा है। ठीक है, इनिशियली द नंबर ऑफ Q nuclei is 1000,
टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया 1000 है, ठीक है, उसमें से 60% का अल्फा डीके। आगे देखो, नंबर ऑफ अल्फा डीकेज ऑफ क्यू इन द फर्स्ट आवर, ठीक है, तो अल्फा डीके पूछ रहा है। अब हमको पता है कि 60% का अल्फा डीके, ठीक है, टोटल 1000 है, तो 1000 का 60% कितना होता है 600, तो यानी 600 न्यूक्लिया का अल्फा डीके होगा। वो पूछ रहा है कितने अल्फा डीके होंगे फर्स्ट 1 आवर में, ठीक है, हाफ लाइफ दे रखी 20 मिनट्स, तो 20 मिनट में 600 के कितने रह जाएंगे, 300 रह जाएंगे, 20 मिनट्स में 300 रह जाएंगे, फिर अगले 20 मिनट्स में आधे रह जाएंगे, अगले 20 मिनट्स बाद कितने रह जाएंगे 150, ठीक है, अगले 20 मिनट्स बाद कितने रह जाएंगे 75, अगले 20 मिनट्स बाद 75 रह जाएंगे, ठीक है। उसने बोला है कि 1 घंटे में कितने अल्फा डीके हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया 1 घंटा, 20 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स, तो 1 आवर में 600 से कितने बचे हमारे पास 75, 1 आवर में 600 थे, एंड में कितने बचे 75, ठीक है, हाफ लाइफ दे रखे 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट बाद 300 बचे, फिर उसके 20 मिनट बाद इनका आधा बचेगा 150 बचे, फिर उसके 20 मिनट बाद इनका आधा बचेगा तो 75 बचे, मतलब 1 आवर में हमारे पास 600 से 75 रह गए। तो कितने न्यूक्लिया का मेरे अल्फा डीके हुआ है, ठीक है, तो कितने का हुआ है 600 माइनस 75, इनका अल्फा डीके हो चुका है 75 बचे, तो कितने का हुआ है 525 का, डी ऑप्शन मार्क कर देंगे, खत्म, 525 का हो गया है अल्फा डीके, 600 माइनस 75, ठीक है। वापस बता दूं एक बार, टोटल थे 1000 न्यूक्लिया, ठीक है, 1000 के 60% का होता है अल्फा डीके, ऐसा उसने दे रखा है, तो 1000 का 60% निकाला 600 आ गया, फिर हाफ लाइफ दे रखी 20 मिनट्स, तो 20 मिनट में 300 रह जाएंगे, 1 घंटे बाद पूछ रहा है, तो 1 घंटे बाद हमको पता चला कि 75 ही बच रहे हैं, 600 में से 75 बचे, तो कितनों का हो गया अल्फा डीके 600 माइनस 75 का, जो कि आ गया 525, क्लियर, चमक गया। फटाफट 1 मिनट का सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें भी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। अभी पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, इसके अगली स्लाइड पे आपको क्वेश्चन भी दिखेगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल O पॉइंट से थ्रो किया एट एन एंगल 45 फ्रॉम वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 पे करा होगा, ठीक है। यहाँ पे बना लेता हूं मैं प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल अपन ने थ्रो कर दिया, वर्टिकल से 45 दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 होगा, ठीक है, विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5√2 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इसके 2 टुकड़े हो गए बराबर वाले, ठीक है, इक्वल पार्ट्स मतलब दोनों का मास बराबर होगा। मान लो ऐसे जाता ही है, अगर टूटता नहीं तो इस तरह से जाता, तो अगर टूट गया है तो सेंटर ऑफ मास इसी तरह से जाएगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो यहां पहुंच गया ये प्रोजेक्टाइल और इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। 1 पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउन ऑन द ग्राउंड 0.5 सेकेंड्स आफ्टर स्प्लिटिंग, ठीक है। तो जब यहां पे ये स्प्लिट हुए तो एक पार्ट ऐसे नीचे गया, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर गया नीचे, ठीक है, और टाइम कितना लगा इसको 0.5 सेकेंड्स बाद ये वर्टिकली नीचे गिर गया, ठीक है, यहां से यहां तक 0.5 सेकेंड लगा इसको। द अदर पार्ट t सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस x मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट O, तो जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट यहां से t टाइम बाद कुछ O से, जो O ओरिजिन था जहां से प्रोजेक्ट किया था, वहां से x डिस्टेंस पर जाके गिर गया, ठीक है, ये x डिस्टेंस दूर जाके गिर गया दूसरा पार्ट, ठीक है, और यहां से यहां तक इसको टाइम कितना लगा, t टाइम लगा। आ रही बात समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूजुअल है, ठीक है। तो अब ये कुछ चीजें पूछ रहा है आपसे, इसने दिया है कि जो दूसरा पार्ट गिरा, ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2, दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, दोनों बराबर हैं, दोनों के मास बराबर हैं, ऐसा मान सकते हो, ठीक है, कोई डिफरेंस इनमें नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स हैं, आधे आधे, ठीक है। अब ये गिर गया 0.5 सेकंड्स बाद, ये यहां से t टाइम बाद यहां पे गिरा है x डिस्टेंस दूर O से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ t इज कितने टाइम बाद जाके गिरेगा, ठीक है। और क्या पूछ रहा है ये, और पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x इज, x कितना है, कितनी दूर जाके गिरा, ठीक है। तो सिंपल सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा के आप x तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। पहला पार्टिकल जो है वो r/2 डिस्टेंस पर गिर रहा है यहां से, ठीक है ना, तो दूसरा कितनी दूर जाके गिरेगा। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये नहीं फूटता तो यहां पे गिरता, ठीक है ना, अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता तो यहां पे जाके गिरता,
ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास तो अभी भी यहीं गिरा होगा, क्योंकि जो भी फोर्स लगे हैं फटने के टाइम पे वो इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस कोई चेंज नहीं हुए हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस वही है, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ भी वही रहेगा। सेंटर ऑफ मास अभी भी इस पाथ के लॉन्ग ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और दोनों मासेस आइडेंटिकल है, तो m/2 यहां पे गिरा और m/2 यहां पे गिरा, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट पर हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई r/2, ठीक है। बराबर मास है तो ये डिस्टेंस भी r/2 होनी चाहिए, तभी तो सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई r। अच्छा x निकालना है, x कितना हो जाएगा, ये पूरी है r, मतलब इतना भी r/2 है, ऐसे देख लो। तो x डिस्टेंस कितनी हो गई, r/2 प्लस r/2 प्लस r/2 यानी 3r/2। ये समझ में आ गया। अगर m/2 यहां गिर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास से r/2 डिस्टेंस पर, तो दूसरा m/2 भी सेंटर ऑफ मास से r/2 डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो टोटल x डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस r/2। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो x तो आ गया मेरे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3r/2। r निकाल सकते हो, r कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2θ बाय g। तो यहां से निकाल लो 3/2 u स्क्वायर साइन 2θ बाय g, सब कुछ दे रखा है, वैल्यूज डालो, सॉल्व करो। 3/2 u कितना है 5√2, 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा 25 2 जा 50, ठीक है। u स्क्वायर हो जाएगा 50 साइन 2θ, थीटा है 45 तो 2θ हो गया 90, तो साइन 90 हो गया 1, g है 10, ठीक है। ये हो गया 10 5 जा 50, ठीक है। तो ये मिला 15/2 यानी कि 7.5 मीटर। तो x की वैल्यू तो आ गई 7.5 मीटर, एक क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 7.5 मीटर्स, खत्म, ठीक है। अब देखो अगला सवाल ये पूछ रहा है t की वैल्यू बताओ। ये इसमें हमको सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं, इसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये पार्टिकल कितनी देर बाद जाके गिरेगा ग्राउंड पे। t कौन सा टाइम है, इस सेकंड पार्टिकल के यहां गिरने का टाइम, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पे कितनी देर बाद आएगा, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे भाई, अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता तो पार्टिकल को यहां जाने में कितना टाइम लगता है, वो तो निकाल लोगे। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले उसको निकालो, फिर आगे समझाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 2u sin θ बाय g, ठीक है। 2 × 5√2 साइन 45 यानी 1/√2 बाय g, ठीक है। ये कितना आ गया 1 सेकेंड, ठीक है। 2 5 10 √2 कट गए तो 1 सेकेंड आ गया। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 1 सेकेंड है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहां से यहां तक सेंटर ऑफ मास को जो टाइम लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए, इसका आधा यानी 0.5 सेकेंड। तो सेंटर ऑफ मास को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में 0.5 सेकेंड लगना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल को इसने बता दिया कि यहां से यहां तक 0.5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास को आधे सेकंड में यहां आना है, ये पार्टिकल यहां आधे सेकंड में आ चुका है, मतलब सेंटर ऑफ मास की y में पोजीशन क्या है, इसका y = 0 है, x एक्सिस पर है, और इसका भी y = 0 है, ये भी x एक्सिस पर है। तो सेम टाइम में दूसरे पार्टिकल का भी y = 0 होना चाहिए, तभी सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 0 मतलब क्या है कि m1 y1 प्लस m2 y2 0 है, y1 0 है तो y2 भी 0 होना चाहिए, तभी m1 y1 प्लस m2 y2 0 आएगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट भी y एक्सिस पे 0 हो जाना चाहिए सेम टाइम में। इसका मतलब ये y = 0 पे कितने टाइम में आना चाहिए, 0.5 सेकेंड में। तो t की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 0.5 सेकेंड, खत्म, ठीक है। आंसर लिख देंगे हम 0.5 सेकेंड्स, सिंपल, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा हमको सॉल्व नहीं करना पड़ा t की वैल्यू निकालने के लिए, और x की भी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का फंडा लगाया तो सीधा सीधा 3r/2 अपन ने निकाल लिया। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, ये एडवांस के अंदर इतना आसान भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन बच्चे जो इस बार अटेम्प्ट दिए हैं काफी संतुष्ट हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी थी तो आपने फिजिक्स डेफिनेटली फोड़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच S इज कनेक्टेड टू पोजीशन P फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले स्विच P पर कनेक्टेड था लंबे समय के लिए, सो दैट द चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स Q1 माइक्रोकूलम। तो इस कैपेसिटर पे Q1 चार्ज आ गया। देन S इज स्विच टू पोजीशन Q, फिर P से हटा के इसको Q से जोड़ दिया। आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो पहले P पे कनेक्टेड है, इसका जो टोटल चार्ज है वो Q1 है,
और फिर Q पर कनेक्टेड है, इसका जो टोटल चार्ज है वो Q2 है। तो अपन Q1 और Q2 पहले निकाल लेते हैं। पहले देखते हैं कि पूछ क्या रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 पूछ रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 पूछ रहा है ना। तो Q1 और Q2 ही पूछ रहा है, ये निकाल लेते हैं वन बाय वन। तो पहले P पे कनेक्टेड है ये, ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब ये इस ब्रांच का तो कोई मतलब ही नहीं, ये सर्किट बन गया हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे पोटेंशियल देखो, यहाँ पे पोटेंशियल मान लेते हैं 0 है, ठीक है, तो यहाँ भी 0 हो गई, यहाँ भी 0 हो गई, और यहाँ कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ हो जाएगी 1, ठीक है। तो अब ये दो रेजिस्टर लगे हुए हैं। अच्छा, जब लॉन्ग टाइम पे कनेक्ट करोगे तो स्टेडी स्टेट आ जाएगी, पूरा चार्ज हो जाएगा, या फिर इसमें करंट फ्लो करना कर देगा बंद, है ना। लॉन्ग टाइम बाद इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा क्योंकि ये पूरा चार्ज हो चुका है। तो इस ब्रांच को हटा दो, स्टेडी स्टेट आ गई। तो अब ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, इसमें इसी तरफ करंट बह रहा है, मतलब इसी लाइन में करंट बह रहा है, इसके कहीं जा नहीं रहा है ना, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में हो गए, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 ओम, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम इन दोनों को जोड़ के। और पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस कितना है 2 - 1, यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 - 1। तो करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और कितना करंट फ्लो करेगा V/R, यानी 2 - 1 1/3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस ब्रांच में भी जा रहा है 1/3 एम्पियर का करंट। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लोगे, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1/3 एम्पियर, यहाँ का पोटेंशियल है 1, ये 1 ओम का रेजिस्टर है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए IR, यानी 1 × 1/3, यानी 1/3 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इधर फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ कम, ठीक है। यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 1 + 1/3 वोल्ट, यानी 4/3 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR से निकाल लिया, 1/3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इधर ज्यादा होना चाहिए, इधर कम, क्योंकि करंट इधर फ्लो कर रहा है। इधर 1 है तो इधर होना चाहिए 1 + 1/3, यानी 4/3 वोल्ट्स। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल गया, तो इस पे चार्ज निकाल लूंगा Q = CV करके। तो जो पहले चार्ज आया था Q1, ठीक है, जब हमने P पे कनेक्ट कर रखा है स्विच को, तो Q1 कितना आ गया मेरे पास CV 1 माइक्रोफैरड × 4/3 वोल्ट्स। तो Q1 आ गया 1 माइक्रोफैरड × 4/3 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये माइक्रो कूलम में आ जाएगा, कितना आ गया 4/3, यानी 1.33 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। दैट इज द आंसर फॉर Q1, 1.33 × 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, माइक्रो तो हटा देंगे, एक सेकेंड, माइक्रो कूलम, ठीक है। ये 10⁻⁻6 यहाँ पे लिख ही दिया, तो इसको कूलम कर देते हैं, ठीक है। ये 10⁻⁻6 तो यहाँ पे लिख ही दिया मैंने, तो माइक्रो तो हटा देंगे यहाँ से, और फिर अपन ने इसको लिख दिया 1.33 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये Q1 का आंसर आ गया मेरे पास 1.33 माइक्रो कूलम, ठीक है। और अगर कूलम में लिखना है तो × 10⁻⁻6 के साथ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इन माइक्रो कूलम्स बताओ, है ना, क्योंकि 10⁻⁻6 तो आप लिख नहीं सकते हो, वहां पे 1.33 दोगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इन माइक्रो कूलम इज, ठीक है। तो 1.33 है Q1 की वैल्यू, कैसे निकाली समझ में आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा स्टेडी स्टेट में, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल निकाल लिया, दोनों रेजिस्टर सीरीज में हो गए, तो करंट आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया, यहाँ का पोटेंशियल आ गया, तो Q = CV करके अपन ने चार्ज निकाल लिया, ठीक है, सिंपल था। अब इसी तरह से जब इसको Q पे कनेक्ट करोगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, ठीक है। तो अब Q पे कनेक्ट कर देते हैं इसको, स्विच यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब ये वाली ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, ये वाली ब्रांच हटा सकते हैं अपन, ठीक है। करंट यहाँ से जाएगा, ऐसे फ्लो कर जाएगा, यहाँ से सर्किट ओपन है, ठीक है। तो अब एक ही बैटरी है, ठीक है ना, अब एक ही बैटरी है, लिख लेते हैं पोटेंशियल। यहाँ पे मान लो 0, तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 हो गया, और यहाँ भी 0 हो गया, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट आएगी, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, लॉन्ग टाइम लिख रखा है उसने, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2 - 0, यानी 2 वोल्ट का रेजिस्टर कितना है सीरीज में 3 ओम्स। तो टोटल करंट जो फ्लो करेगा यहाँ पे कितना करेगा V/R, यानी 2/3 एम्पियर का, इस वाली ब्रांच में, मतलब पूरी ब्रांच में ही जा रहा है 2/3 एम्पियर्स,
क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करंट आ गया है, ये रेजिस्टर पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, तो उस वाले इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल लिख सकता हूँ। कितना आएगा, V इक्वल टू आई आर 2/3 इंटू 1 यानी 2/3 वोल्ट्स। यहाँ पे 0, इधर ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 2/3 वोल्ट्स। Q2 निकाल लो, Q2 आ गया, Q इक्वल टू CV से 1 माइक्रोफैरड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2/3 माइनस 0 यानी 2/3 वोल्ट्स। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 0.67 माइक्रो कूलम। ये Q2 की वैल्यू आ गई, लिख दो Q2 की वैल्यू 0.67 माइक्रो कूलम, खत्म, इजी। ठीक है, जनरली कैपेसिटर के अंदर भी वो काफी टफ टाइप के सवाल पूछते थे, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ही आसान सवाल पूछा है। कुछ भी नहीं करना, मतलब बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं आपको, सीधा सीधा सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, और क्या ही जान लोगे, इससे ज्यादा आसान क्या लोगे। ठीक है ना, चलो देख लिया ये सवाल, सिंपल लगा, मजा आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू/√3। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला था, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इसको आप मॉडरेट लेवल बोल सकते हो। जो अभी तक क्वेश्चंस थे वो इजी लेवल के थे, इसको आप मॉडरेट लेवल बोल सकते हो। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। देखो सवाल क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू/√3। तो एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू/√3 ऐसे रखे हैं, प्लेस इन XY प्लेन एट ओरिजिन एंड पॉइंट 2,0। तो ये पॉइंट अपने को रखा है 2,0, मतलब यहां से ये डिस्टेंस हमको पता है कितनी हो गई 2। ठीक है, क्लियर। यहां पे प्लस क्यू/√3 रखा है, यहां पे माइनस क्यू रखा है। दिस रिजल्ट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये जो रखे हैं ना चार्जेस, एक यहाँ पे 0,0 पे, एक 2,0 पे, इनकी वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रही है मेरे को। ठीक है, सर्कल, इक्विपोटेंशियल सर्कल मिल रहा है, जिसका रेडियस इसने दे रखा है r, है ना। ये सर्कल है, इसका सेंटर मान लो यहाँ पे, इसका रेडियस इसने दे रखा है r। तो एक इक्विपोटेंशियल सर्कल मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सर्कल मिला हमको इन दोनों चार्जेस की वजह से कि जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। यहाँ जो पोटेंशियल है वही यहाँ है, वही यहाँ है ना। ऐसा मिल रहा है इन दोनों चार्जेस की पोजीशन से कि ये सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल है सेम। चलो बढ़े आगे। एंड पोटेंशियल V इक्वल टू 0। इस सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। ठीक है, इसको यहां से हटा के इधर लिख देता हूं। सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, मतलब इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। विद इट सेंटर एट B,0, सेंटर B,0 पे है ना। तो ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस हो गई B के बराबर। क्लियर है, ठीक है। B,0 पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हो गई B y एक्सिस से। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑल लेंथ मेजर्ड इन मीटर, सारी लेंथ मीटर में दे रखी हैं। अब देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। पहला सवाल पूछ रहा है वैल्यू ऑफ R इन मीटर्स, और दूसरा पूछ रहा है वैल्यू ऑफ B। ठीक है, R और B की वैल्यू मेरे को बतानी है, इसका रेडियस और ये B कितना है ये बताना है। ठीक है ना, तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है कि नहीं। अच्छा, ये पॉइंट इस चार्ज से कितना दूर है निकाल सकते हो क्या। ये B है, ये 2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी B-2। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई मेरे पास B-2। ठीक है, अच्छा ये R है और ये B है, तो ये डिस्टेंस यहां से अगर मैं देखूं, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी B-R। ये रेडियस है, ये पूरी B है, तो B में से रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गई B-R। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, इसी तरह इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट लिख लो, मतलब इसकी दूरी y एक्सिस से कितनी है, ये हो जाएगी B+R। ये हो गई B+R। ठीक है, तो B-R इस डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल 0 कर दो, और इसी तरह इस डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल 0 कर दो। अब यहाँ पे अगर मेरे को पोटेंशियल 0 करना है, तो इससे डिस्टेंस पता है B-R है, इस चार्ज से डिस्टेंस पता है क्या B-2 + R। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 करना है, यहाँ से B-R है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 - B-R। ठीक है, ये छोटी सी डिस्टेंस, या ऐसे लिख लो कि ये हो जाएगी R - B-2।
ये डिस्टेंस r माइनस बी माइनस 2 ऐसे लिख लो, ठीक है। तो अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो करने वाला हूं। इन पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं अपन, इस पॉइंट को बोल देते हैं a और इसको b, ठीक है। तो पूरे सर्कल पे पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल एट a भी जीरो होगा, पोटेंशियल एट b भी जीरो होगा। तो सबसे पहले अपन पोटेंशियल एट a इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट a इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखो यहाँ पे, तो कितना आएगा माइनस के क्यू बाय बी माइनस आर, माइनस के क्यू बाय बी माइनस आर, ये आ गया क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल। इस चार्ज की वजह से लिखेंगे क्यू बाय रूट 3 चार्ज है, और ये डिस्टेंस कितनी लिख रहे हैं हम, ये कैसे लिखूं मैं, 2 माइनस बी माइनस आर लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो लिख दो 2 माइनस बी प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, लिख दो। और क्यू बाय रूट 3 चार्ज है, तो ये हो जाएगा प्लस के क्यू बाय रूट 3, क्यू बाय रूट 3 चार्ज है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है इसकी, 2 माइनस बी प्लस आर, 2 माइनस बी प्लस आर हो जाएगा, 2 माइनस बी प्लस आर, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी तरह एक पोटेंशियल एट बी इक्वल टू जीरो की इक्वेशन बना लेंगे अपन, यहां बना लेते हैं। पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू जीरो, बी पर लिख लो पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से माइनस के क्यू बाय बी प्लस आर, माइनस के क्यू बाय बी प्लस आर, प्लस के क्यू बाय रूट 3 बाय ये डिस्टेंस कितनी है यहां से r प्लस बी माइनस 2, r प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल है r और b, सॉल्व कर लो, ठीक है, वही हमको पूछा गया। अब के क्यू तो कट गए, के क्यू हटा दो, ठीक है, ये के क्यू गया, के क्यू गया, यहां से मिला माइनस बाय 1 बाय बी माइनस आर, यानी 1 बाय आर माइनस बी, प्लस 1 बाय रूट 3 2 माइनस बी प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ भी इसी तरह के क्यू कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 1 बाय रूट 3 आर प्लस बी माइनस 2 माइनस 1 बाय बी प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहां से अपने को b और r की वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी आपको डिफिकल्ट दिख रही है, टिपिकल दिख रही है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन वाला चक्कर है, ठीक है। बाकी मतलब सॉल्व करना और कॉन्सेप्चुअली तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, पर इक्वेशन थोड़ी टिपिकल सी दिखती है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगाओगे और संभल के कैलकुलेशन करते रहोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को दिख रहा है r माइनस बी प्लस 2, वहाँ पे दिख रहा है r प्लस बी माइनस 2, तो ये तो r तो दोनों में पॉजिटिव में है, तो अपन ऐसे सब्ट्रैक्ट या कुछ नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, और तो क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे b प्लस आर है, वहाँ b माइनस आर, r माइनस बी है, ठीक है। तो ऐसे सीधा सीधा कुछ नहीं कर सकते कि इनको जोड़ लो घटा लो, उससे नहीं होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके क्या आएगा भाई, रूट 3 इंटू 2 माइनस बी प्लस आर, ये इधर आ जाएगा, प्लस r माइनस बी, और जो डिनोमिनेटर में आएगा वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, डिनोमिनेटर में जो भी आएगा वो उधर जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मिल रहा है मेरे को 2 रूट 3 माइनस रूट 3 बी प्लस रूट 3 आर माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मिला मेरे को 2 रूट 3 प्लस या माइनस ले लेते हैं, माइनस रूट 3 प्लस 1 बी हो जाएगा, माइनस रूट 3 प्लस 1 बी प्लस रूट 3 आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक इक्वेशन ये मिल गई। दूसरी इसी तरह यहाँ से मिल जाएगी, एलसीएम लो b प्लस आर माइनस रूट 3 आर माइनस रूट 3 बी प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मिला मेरे को 2 रूट 3, बी लिया है दूसरा, तो b आ जाएगा यहाँ पे माइनस या माइनस रूट 3 माइनस 1 बी, एक r का टर्म यहाँ मिस हो गया क्या, रूट 3 आर प्लस आर भी तो आएगा यहाँ पे, प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो रूट 3 प्लस 1 आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह मिल रहा है मेरे को r माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 माइनस 1 r इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन मिल गई,
ठीक है। अब यहां से आप चाहो तो b की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, या वहां से b की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो तो r आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं b की वैल्यू, यहां से निकाल लेते हैं। b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास b इज इक्वल टू 2√3 प्लस √3 प्लस 1 r बाय √3 प्लस 1। ठीक है, तो इसको अपन और बेटर लिख सकते हैं, ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2√3 इंटू √3 माइनस 1 ये मिल जाएगा 6 माइनस 2√3। सिक्स माइनस 2√3 बाय √3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और इधर बचेगा प्लस r। ठीक है, इसको और बेटर लिख सकते हो 3 माइनस √3। ठीक है, तो 3 माइनस √3 कर देते हैं इसको अपन, 3 माइनस √3 प्लस r, ये b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो मिल जाएगा 2√3 माइनस √3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस √3 प्लस r, 3 माइनस √3 प्लस r, ये b की वैल्यू माइनस √3 माइनस 1 r इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2√3 माइनस √3 माइनस 1, और यहाँ से √3 कॉमन निकालो तो यहाँ भी √3 माइनस 1 मिलेगा, तो खोल ही लेते हैं, पूरा ही खोल लेते हैं। 1 सेकेंड, माइनस 3√3 माइनस 3 प्लस √3r माइनस 3 प्लस √3 माइनस r माइनस √3r प्लस r इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। ठीक है, माइनस 3 प्लस √3 माइनस r, और इधर मिला 3√3 माइनस 3 प्लस √3r। ठीक है, खोल लो इसको, 2√3 माइनस 3√3 और प्लस √3 है तो 4√3 हो गया, माइनस 4√3 हो जाएगा, ये दोनों ले लिया अपन ने। ठीक है, माइनस 3 ये हो गया माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, ये दोनों ले लिए, और बचा मेरे पास √3r माइनस r। ठीक है, तो इसको ये हो जाएगा माइनस √3r, और ये हो जाएगा प्लस r, और ये माइनस √3r प्लस r इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिला मेरे को 6 माइनस 2√3 माइनस 2√3r प्लस 2r इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू मिल गई 2√3 माइनस, या फिर ऐसे लिख लो 6 माइनस √3 2√3 बाय, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस 2, ये मिल गया। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो रहे हैं, क्या मिल रहा है मेरे को 3 माइनस √3 बाय √3 माइनस 1। यहाँ से √3 कॉमन निकालो तो ऊपर √3 माइनस 1 ही बचेगा, कट जाएगा, तो r की वैल्यू मिल गई मेरे को √3, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव प्रॉब्लम था ये, बाकी कॉन्सेप्चुअली उतना टफ नहीं है। तो r की वैल्यू आ गई √3, और अपने को √3 पता है कितना होता है 1.732। ठीक है, तो √3 मीटर्स आंसर है। अब 1.732 जितने भी डेसिमल में वो पूछे अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इंटेंसिव थी, बाकी कुछ नहीं, लेकिन तसल्ली से करते जाएंगे। जैसे देखा ना, यहाँ पे अपन ने गड़बड़ी कर दी थी, ये r भूल गए थे। ठीक है, तो इस तरह की गड़बड़ी हो जाती है तो सिली मिस्टेक हो जाती है, तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आराम से तसल्ली से जहाँ पे कैलकुलेशन इंटेंसिव हो रही है वहाँ करते जाओ टाइम लगा के, क्योंकि देखा आपने पेपर ईजी था तो अपने को टाइम की ऐसी कमी नहीं थी कि हबड़ा दबड़ी में अपन गलती कर दे। ठीक है, तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अब r की वैल्यू आ गई मेरे पास √3, और b यहाँ पे निकाल चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे r की वैल्यू √3 डाल दो, 3 माइनस √3 प्लस √3 कट जाएंगे, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3। ठीक है, ये r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मिल जाएगा मेरे को b इज इक्वल टू 3। ठीक है, जो कि इसने अगले पार्ट में पूछा है, वैल्यू ऑफ b इज 3 मीटर्स। ठीक है, हो गया सॉल्व, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये एक सवाल था बस पूरे फिजिक्स के पेपर 1 के अंदर, जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव था। बाकी सब बहुत आसान टाइप के सवाल है और ज़्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव भी नहीं है।
कैलकुलेशन के लिए मैथ्स दे दी थी उसने, खूब कैलकुलेशन पूछी उसके अंदर, ठीक है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आसान था इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। तो ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है m, r रेडियस है, F फोर्स इस पे अप्लाई किया है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे, एंड रेडियस r, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक्सिस ऐसे, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड इज म्यू। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसने दे रखा है म्यू, ठीक है। द सेंटर मास ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन a, सेंटर मास का एक्सेलरेशन a है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, गिवन दैट द ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग हो रही है, ये मान के आपको सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट देख लेते हैं अपन, क्या क्या पूछ रहा है। फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ a डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिलेंडर हॉलो है या सॉलिड, ए की वैल्यू सेम आएगी, ये अपने को चेक करना है। फॉर अ सॉलिड सिलेंडर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी, सॉलिड सिलेंडर के लिए ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। फॉर अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर ए बराबर F/2m, थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ रही है। ये सारी चीजें अपने को चेक करनी है, तो कर लेते हैं अपन। हॉलो और सॉलिड इसने बोला नहीं है, और ऑप्शंस में हॉलो और सॉलिड दोनों तरह की चीजें इसने दे रखी हैं, तो अपन इसको मान लेते हैं कि सिलेंडर है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, जिसका हॉलो है कि सॉलिड है ये अपने को नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फ्रिक्शन यहाँ से कितना लग रहा है, पीछे की तरफ लगेगा, आगे की तरफ रोल करते हुए जा रहा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ F, ठीक है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू इंटू नॉर्मल, यानी कि म्यू एम जी के बराबर। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो म्यू एम जी है, ठीक है। ये डिस्टेंस पता है अपने को, रेडियस के बराबर है, ये r दे रखा है इसने, ठीक है। आई अपन ने मान लिया। तो अब मैं अगर टॉर्क लिखना चाहूँ, टॉर्क कितना लिखूंगा, टॉर्क आई अल्फा के बराबर होता है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास है, टॉर्क अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना चाहूँ तो कैसे आएगा, F इंटू आर, ठीक है। और टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, ये टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अबाउट COM अगर मैं टॉर्क लिखना चाहूँ, टाउ अबाउट COM लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, टाउ अबाउट COM, ये हो जाएगा F इंटू आर, जो कि होना चाहिए आई अल्फा के बराबर, ठीक है। मान लेते हैं इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। अच्छा, प्योर रोलिंग हो रही है तो A बराबर अल्फा आर होगा, एक इक्वेशन ये भी मिल गई हमको, प्योर रोलिंग हो रही है तो A बराबर अल्फा आर होगा, ठीक है। अब एफ आर बराबर आई अल्फा है, ठीक है। तो यहां से मेरे को क्या क्या निकालना है, एक तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ कि डिपेंड करेगा सॉलिड या हॉलो है इस चीज पे, और वैल्यू ऑफ ए कितना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, ये सब पूछ रहा है। तो ए और अल्फा के बारे में ही वो जानकारी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से मेरे को मिल गया अल्फा बराबर F/R/I है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप लिखो ट्रांसलेशन की इक्वेशन, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F, तो F माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू MA होना चाहिए, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। और A बराबर अल्फा आर है, ठीक है। यहां से अल्फा आ चुका है F/R/I, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, अल्फा आर के बराबर होता है तो मिल जाएगा F/R²/I, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई F/R²/I, इसको पुट कर दो वहां पे तो मिल जाएगा F माइनस F इज इक्वल टू M इंटू F/R²/I, यहां से फ्रिक्शन निकल जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास F इज इक्वल टू M/R²/I प्लस 1 इंटू F, ठीक है। ठीक है, इसको उधर ले गए, ऐड कर दिया इसके अंदर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास आ गई F/M/R²/I प्लस 1। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो I पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो सॉलिड है कि हॉलो है, या कोई क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट जो है, सिलेंडर तो इसने दे ही दिया है ना, तो I पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो हॉलो है कि सॉलिड है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों का I अलग अलग होता है, हॉलो और सॉलिड का। सॉलिड का mr²/2, हॉलो का mr²।
तो आई अलग अलग होता है, आई पे डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पूछ रहा है क्या वो, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। ऑलवेज म्यू एम जी तो क्यों होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी होगा, ठीक है, ऑलवेज म्यू एम जी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन तो गलत ही हो गया। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी, फ्रिक्शन की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी कि फोर्स कितना लग रहा है और आई कितना है, अगर प्योर रोलिंग होनी है तो, ठीक है। तो ऑलवेज म्यू एम जी तो नहीं होगा, सी ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। और वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए निकाल लेते हैं भाई। अब ए है एफ आर स्क्वायर बाय आई, एफ अपन निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू एफ की इसमें डाल दो, एक्सेलरेशन निकाल लो, निकाल लेते हैं। एफ आर स्क्वायर बाय आई, ए बराबर एफ आर स्क्वायर बाय आई हम निकाल चुके हैं, और एफ कितना है हमारा, एफ आया एफ बाय एम आर स्क्वायर बाय आई प्लस 1, एफ बाय एम आर स्क्वायर बाय आई प्लस 1, ये फ्रिक्शन फोर्स आ चुका है। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, निकालो आर स्क्वायर बाय आई मल्टीप्लाइड बाय फ्रिक्शन फोर्स, यानी एफ बाय एम आर स्क्वायर बाय आई प्लस 1, ठीक है। ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई, ऊपर चला गया, इधर से कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा आई बाय आर स्क्वायर, तो मिलेगा मेरे को एफ बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, एफ आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आई पे डिपेंड कर रही है, तो एक्सेलरेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि हॉलो है या सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो भाई ये तो आई पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये ऑप्शन एक इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इसने दे रखा डज नॉट डिपेंड, यस इट डिपेंड्स, ठीक है ना, डिपेंड कर रहा है, देख लिया ना। एफ आर ये तो फिक्स है, फोर्स लग रहा है, एफ दे रखा उसने, आर भी सिलेंडर का फिक्स है, मास भी फिक्स है, तो आई के चेंज होने से बाकी सब चीजें तो चेंज नहीं होगी। आई किस वजह से चेंज होगा कि या तो हॉलो है या सॉलिड है, दोनों का आई अलग अलग होगा। तो ए आई पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ ए डिपेंड करती है कि वो सॉलिड है या हॉलो है, तो ये भी गलत हो गया। नाउ फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी। देख लो, अगर सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के लिए आई कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2, डाल के देखो वहां पे, ठीक है। एम आर स्क्वायर बाय 2 डालो आई की वैल्यू, तो कितना मिल जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2, यानी 3/2 एम आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट गए, तो मिला मेरे को 2f बाय 3m, ये मिल गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। इसने म्यू और जी के टर्म्स में दे रखा है। अच्छा, ये वैल्यू कितनी आएगी फॉर सॉलिड सिलेंडर, f बाय एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर बाय 2, तो 2 + 1 यानी आ जाएगी 3, ठीक है, सॉरी f बाय 3, f बाय 3, ठीक है। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर के लिए, लिख देता हूं यहाँ पे फॉर सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर तो दे रखा है, फॉर सॉलिड लिख देता हूं यहाँ पे, ये भी फॉर सॉलिड, सॉलिड के लिए पूछ रहा है वो एक ऑप्शन में, इसलिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो f बाय 3 जो है वो स्मॉल f के बराबर यहां से आ गया हमारे पास, f इज इक्वल टू कैपिटल F बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दो ये, तो मिल जाएगा मेरे को 2f बाय m, ये मिल गया। f बाय 3 को स्मॉल f डाल दिया, 2f बाय m मिल गया, ठीक है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिला है, a बराबर 2f बाय m मिला, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी है, तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2f max बाय m, यानी 2 म्यू एम जी बाय m, यानी कि 2 म्यू जी, ये आ गई एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, यही दे रखी है उसने। फॉर अ सॉलिड सिलेंडर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी, 2 म्यू जी ही आई है, ठीक है, फॉर सॉलिड सिलेंडर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन देख लो, फॉर अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर ए बराबर f बाय 2m, तो हॉलो सिलेंडर के लिए ए की वैल्यू कितनी है वो निकाल लो। हॉलो सिलेंडर के लिए ए की वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं जरा। फॉर हॉलो सिलेंडर ए की वैल्यू आ जाएगी एफ आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर,
तो ये आ गया f/2m, ये इधर रखा है उसने, f/2m करेक्ट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। तो आंसर्स क्या क्या हो गए इसके, बी और डी, बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो ये भी कोई बहुत ज्यादा टफ टाइप का प्रॉब्लम नहीं था, है ना। है आरबीडी का, आरबीडी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स पहले पूछे गए हैं एडवांस में कई बार, लेकिन ये इतना कुछ टफ नहीं था, सिंपल सिंपल सवाल है ना। कोई ऐसा नहीं है कि 2-3 जगह फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज हो रही है, स्लिपिंग भी हो रही है, सीधा प्योर रोलिंग का सवाल था। तो कॉम्प्लिकेटेड वाली साइड पे तो मैं इसको नहीं रखूंगा। बस ये कि आरबीडी अगर आपका ज्यादा सॉलिड नहीं है, या फिर ऐसे सोच लो कि भाई इसमें 2-3 इक्वेशंस आपको लिखनी पड़ रही हैं अलग अलग, तो इसको मॉडरेट साइड पे डाला जा सकता है, लेकिन टफ साइड पे तो नहीं डाला जा सकता। ठीक है ना, आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अ वाइड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 मीडियम, अब ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है ना बहुत, मतलब इसमें अगर आप फील से चाहो ना कि फील से सोच सोच के कर लेंगे, जैसे कई बच्चों की आदत होती है, तो गड़बड़ कर दोगे। इक्वेशन से करो, आसानी से हो जाएगा फटाफट, कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। ठीक है ना। अ वाइड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस n1 एंड n2, ये n1 ये n2 एक वाइड स्लैब है, 2 पार्ट हैं इसके, 2 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलके ये स्लैब बनी है, 2 अलग अलग मीडिया से मिला के स्लैब बनी है। Placed in air as shown in the figure, a ray of light is incident from n1 to n2 at an angle theta, where sin theta is slightly larger than 1/n1। तो इसने रखा है कि sin theta greater than 1/n1 है ना। मतलब अगर ये सिर्फ मीडियम हो और ऐसे लाइट जाए, बाहर एयर हो, ये n2 नहीं हो, बाहर एयर हो, तो यहाँ पे TIR हो जाएगा, है ना। साइन थीटा को 1/n1 से छोटा होना पड़ता है ताकि रिफ्रैक्शन हो, अगर साइन थीटा 1/n1 से बड़ा हो गया तो फिर TIR हो जाता है। लेकिन कब, जब ये 1 हो, मतलब n2/n1 से बड़ा होना चाहिए TIR के लिए। तो अगर साइन थीटा n2/n1 से बड़ा होता तब तो यही TIR हो जाता। साइन थीटा 1/n1 से बड़ा है, तो अगर यहाँ एयर होती, है ना, n2 नहीं होता, n2 की जगह एयर होती तो यहाँ TIR हो जाता। ठीक है ना, 1/n1 से बड़ा है साइन थीटा, ऐसा इसने दे रखा है। टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एज 1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेना है एयर का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, तो कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, अपने को चेक करना है। ठीक है, करते हैं चेक। लाइट रे एंटर्स एयर इफ n2 equal to 1/n1, light ray is finally reflected back to the same medium, n2 less than n1, finally reflected back, n2 greater than n1, light ray is reflected back into the medium for refractive index n1 if n2 is 1, है ना। मतलब लाइट रे एयर में जा रही है कि वापस आ रही है कहीं ना कहीं से, ये पूछ रहा है। n2 n1 की कुछ इसने वैल्यूज अपने को दे रखी है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, n2 की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, है ना। तो अपन चेक कर लेते हैं भाई। साइन थीटा ग्रेटर देन 1/n1 तो दे रखा है। अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाते हैं एक बार के लिए, ठीक है ना। इसने कुछ दे नहीं रखा है, n2 बड़ा है n1 बड़ा है, तो यहाँ पे मान लो ऐसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और ये एंगल हो गया r, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा r और लाइट बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर साइन r, इफ साइन r इज ग्रेटर देन 1/n2, अगर साइन r 1/n2 से बड़ा हो गया, 1/n2 से बड़ा हो गया साइन r, देन TIR विल हैपन। ठीक है, r क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो TIR हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन r 1/n2 से बड़ा हो गया, 1/n2 यहां पे हो रहा है ना इस सरफेस पे, तो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे बस, तो 1/n2 से अगर साइन r बड़ा हो गया तो TIR हो जाएगा। ठीक है, इस जानकारी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। अब यहां पे देखो, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, n1 साइन थीटा इज इक्वल टू n2 साइन r, है कि नहीं। तो यहां से मेरे को मिल रहा है साइन r इज इक्वल टू n1/n2 साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये इसने रखा है कि साइन थीटा ग्रेटर देन n1 है, इसको यहां पुट करो। साइन थीटा 1/n1 से बड़ा है तो साइन r n1/n2 इंटू 1/n1 से बड़ा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि साइन r विल बी ग्रेटर देन n1/n2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा 1/n1 से बड़ा है। तो ये पूरी चीज n1/n2 इंटू 1/n1 से तो बड़ी है ये चीज, है ना। अगर साइन थीटा की जगह 1/n1 रख दूं तो ये साइन थीटा वाली जो है 1/n1 वाली से बड़ी है, मतलब साइन r इससे बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि साइन r
इज ग्रेटर देन 1/n2, ये कट गए। तो साइन आर ग्रेटर देन 1/n2 आ गया, तो टी आई आर हो रहा भाई, है कि नहीं? समझ में आ गया? क्लियर है? साइन थीटा 1/n1 से बड़ा है, तो n1/n2 इंटू 1/n1 से बड़ा होगा साइन आर, ठीक है? तो इसके हमको मिल गया कि साइन आर 1/n2 से बड़ा है। साइन आर अगर 1/n2 से बड़ा होता है तो टी आई आर होता है, तो टी आई आर तो यहां होगा ही। n1 n2 की वैल्यू कुछ भी हो, कोई सा भी बड़ा हो, टी आई आर तो होगा ही। ये समझ में आ गया? हमने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिया कि n1 बड़ा है कि n2 बड़ा है, n1 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं लिया। सिंपल यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखा, हमको पता चल रहा है कि हर केस में साइन आर 1/n2 से बड़ा आ रहा है, अगर साइन थीटा 1/n1 से बड़ा है, जो कि इसने दे रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ये है तो हमेशा साइन आर 1/n2 से बड़ा होगा, यानी हमेशा टी आई आर होगा, तो टी आई आर हो रहा है हर केस में, बस खत्म। लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक, करेक्ट। लाइट रे फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक, करेक्ट। लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक, करेक्ट। एंटर्स एयर, रॉन्ग, एयर में जा ही नहीं रही। किसी भी केस में n1 n2 की वैल्यू कुछ भी हो, वो वापस आ ही रही है ना? आगे बात समझ में? तो आंसर हो जाएंगे बी सी डी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। अब देखा ना, मतलब एक बार में एनालिसिस हो गया, तीनों ऑप्शन आ गए, है ना? अगर ऐसे ऑप्शन देख के सोचते रहोगे कि क्या होगा क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, है ना, तो कंफ्यूज हो गए। और मैथ्स लगा दी खटाखट, है ना, जो भी हमको फॉर्मूले पता है रिफ्रैक्शन के, देखे खटाखट पता चल गया कि कोई सा भी केस हो टी आई आर तो हो ही रहा है, तो बस सारे ऑप्शन हो गए, है ना, गड़बड़ नहीं हुई। तो चले आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। पार्टिकल ऑफ मास m 0.2 kg इनिशियली एट रेस्ट इन xy प्लेन एट पॉइंट x इक्वल टू -l, y इक्वल टू -h, वेयर l इज 10 मीटर, h इज 1 मीटर। तो एक पार्टिकल है 0.2 kg का, जो शुरू में रेस्ट पर रखा है -10 मीटर्स और -1 मीटर पे, x और y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो -10, -1 पे रखा है इनिशियली, ठीक है? ये पोजीशन इसने दे रखी है। पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड टाइम t इक्वल टू 0 विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख लेते हैं पूरा डेटा पहले। ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है? -10, -1 एक्सेलरेशन दे दिया along the positive x direction, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन in SI units are respectively denoted by L vector and tau vector respectively. I, J, K unit vector along positive x, y, z direction, usual. If K is I cross J, सही है, usual है. Then which of the following statement is or correct statement check करने. Particle arrives at the point x equal to L minus h at time t equal to 2 seconds. तो 10, -1 पे कब आ रहा है ये पूछ रहा है। Tau equal to 2 K cap when the particle passes through the position L, -h, 4 k cap L, tau k cap when particle। तो अलग अलग पोजीशन पे अपने को टाउ और L की वैल्यू बतानी है, और ये बताना है कि x इक्वल टू 10, -1 पे कितनी देर बाद आएगा। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये x और y एक्सिस बना लेते हैं अपन सबसे पहले। ये बन गया x एक्सिस, ये बन गया y एक्सिस, ठीक है? और शुरू में पार्टिकल है कहीं यहाँ पे, ठीक है? ये ओरिजिन हो गया हमारा, ठीक है? शुरू में पार्टिकल है -10, -1 पे, तो -10, -1 यहां बना लेते हैं। पार्टिकल है शुरू में यहां पे, ठीक है? ये हो गया x इक्वल टू -10 और ये हो गया y इक्वल टू -1, ठीक है? और इस पे फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आगे की तरफ पॉजिटिव साइड पे, तो इसका एक्सेलरेशन ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पे। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल की 0 है, तो पार्टिकल चलेगा स्ट्रेट लाइन पे, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये ऐसे चलता रहेगा। और फिर वो हमसे सवाल के अंदर पूछ रहा है कि 10, -1 पे किस टाइम पे पहुंचेगा, तो वो पॉइंट में मार्क कर देता हूँ, कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है? ये पोजिशन आ गई x इक्वल टू 10, ठीक है? तो ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगा यहां से ऐसे, ठीक है? यहां तक जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है भाई? 10 + 10 20 मीटर्स, तो टोटल है 20, है ना? यूनिट शायद मीटर में दे रखी है इसने, सब मीटर में दे रखा है, ठीक है ना? तो ये 20 मीटर्स हो गई डिस्टेंस।
इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो टाइम निकाल लोगे कितना टाइम लगेगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यू जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर, टी आ गया 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड में पहुंच जाएगा यहाँ पे इस जगह, सिंपल। ठीक है, 2 सेकेंड्स में पहुंच रहा है, पार्टिकल अराइव्स एट पॉइंट एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो मार्क कर दो, पहला सही है भाई। अगला देखो, टाउ इक्वल टू 2 के कैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू पॉइंट एक्स एल कॉमा माइनस एच। ठीक है, तो सेम पॉइंट, वो फाइनल पॉइंट जो अपन ने बनाया वहां पे टॉर्क इस पे 2 के कैप लग रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब पार्टिकल होगा, अच्छा मास कितना रखा है पार्टिकल का, 0.2 kg। ठीक है, तो मास भी लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, 0.2 kg का पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पहुंच गए, मास कितना है इसका 0.2 kg, और एक्सेलरेशन कितना है इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 2 न्यूटन है ना, 0.2 इंटू 10, 2 न्यूटन का फोर्स है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस ये है -1 पे, तो 1 मीटर की डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो टॉर्क कितना होगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 2 इंटू 1 यानी कि 2। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ टाउ क्या होगी, R क्रॉस F, फोर्स उधर लग रहा है, R नीचे, पोजीशन किधर है, नीचे की तरफ, ऐसे बना लेते हैं। ये है पोजीशन वेक्टर, 1 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, फोर्स लग रहा है इधर, F वेक्टर भी बना दो, फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो R इधर, फोर्स इधर, तो R क्रॉस F यानी कि बाहर की तरफ आया। ठीक है, बाहर कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव Z एक्सिस, तो टॉर्क किस में लिखोगे आप, K कैप में, पॉजिटिव K कैप, तो टॉर्क है 2 K कैप। सही है क्या, 2 K कैप ही दे रखा है, सही है, मार्क कर दो। आगे बढ़ो, L इज 4 K कैप व्हेन पार्टिकल पासेस थ्रू पॉइंट L माइनस H, उसी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। निकाल लो वेलोसिटी, यहाँ पे कितनी है इसकी वेलोसिटी, v मान लेते हैं। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, v इक्वल टू यू 0 a 10, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, निकाल चुके हम, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। अब m r क्रॉस v क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और डायरेक्शन क्या आएगी, r क्रॉस v, v उधर की तरफ है तो बाहर की तरफ ही आएगी, r क्रॉस v बाहर की तरफ, तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम m 0.2 r1 v 20, पॉजिटिव k कैप में कितना आ रहा है, 4 k कैप। कितना दे रखा है इसने ऑप्शन में, 4 k कैप दे रखा है, सही है। टाउ इज इक्वल टू k कैप एंड पार्टिकल पासेस थ्रू पॉइंट x इक्वल टू 0 माइनस h, तो 0 माइनस h से जब पास करेगा, मतलब इस पॉइंट से जब पास करेगा तो टॉर्क कितना लग रहा होगा, इस पॉइंट से जब पास करेगा तब भी फोर्स वही लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन सेम है, मास सेम है, तो फोर्स उतना ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उतनी है, तो टॉर्क भी उतना ही होगा। तो जो टॉर्क पहले आया था उतना ही टॉर्क लग रहा है पूरे रास्ते में 2 k कैप का, इसने क्या दे रखा है k कैप, तो ये गलत हो गया। ठीक है, पूरे रास्ते में सेम टॉर्क है क्योंकि एक्सेलरेशन, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब जगह सेम है। ठीक है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, टॉर्क का सब जगह सेम है। क्लियर, एंगुलर मोमेंटम चेंज होता रहेगा क्योंकि स्पीड चेंज होती जा रही है। ठीक है ना, चलो, तो इसका आंसर हो गया ए बी सी, डी हो गया गलत। बढ़े आगे, सिंपल सवाल था ये भी। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब ये आ गया है मॉडर्न फिजिक्स से। ठीक है ना, आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो बताओ, निकाल लेते हैं भाई। 1/λ होता है RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, तो अब बाल्मर सीरीज है तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब फॉर लैम्डा टू बी मैक्सिमम, अगर लैम्डा मैक्सिमम करना है मतलब बढ़ाना है तो 1/λ कम होना चाहिए, 1/λ कम होना चाहिए। ये लैम्डा मैक्सिमम के लिए देख रहे हैं, या इससे ही समझ में आ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लैम्डा बढ़ाना है तो 1/λ कम होना चाहिए, तो ये पूरी चीज कम होनी चाहिए। ये पूरी चीज अगर कम होनी चाहिए तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, इस पूरी चीज को।
ताकि माइनस में ज़्यादा हो जाए, घट ज़्यादा जाए तो ये मिनिमम हो जाए। इसको अपने को मैक्सिमम करना है तो n2 को मिनिमम करना पड़ेगा। तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए n2 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। इसी तरह वाइस वर्सा लैम्डा मिनिमम के लिए n2 होना चाहिए मैक्सिमम। तो लैम्डा मिनिमम के लिए n2 की वैल्यू और लैम्डा मैक्सिमम के लिए n2 की वैल्यू क्या क्या आएंगी वो लिख लो। n2 की देयरफॉर n2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, n1 2 है तो n2 की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3 और यहां पे n2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो डाल दो। अपने को चाहिए रेशो किसका, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। तो लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिनिमम चाहिए मेरे को, लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिनिमम। डालो आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस मैक्सिमम के लिए n2 की वैल्यू 3 है, डाल दो 3 स्क्वायर बाय आर जेड स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर। मिनिमम के लिए n2 की वैल्यू है इन्फिनिटी तो 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये तो कट गए, ठीक है। यहां से क्या मिला मेरे को 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, सॉरी ये 1 बाय लैम्डा था, ये लैम्डा मैक्स लिख दिया अपन ने, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, सही कर लेते हैं इसको। ये 1 बाय लैम्डा है ना, अपन ने लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिनिमम लिखा है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसके लिए जब लिखोगे तो नीचे आएगा ये, तो 1 बाय जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर इधर आएगा और इधर आएगा 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक है। समझ गए, क्लियर है। तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को 1 बाय 4, ये हो गया 0 बाय 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, तो ये मिला 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय 36, 9 माइनस 4 5 बाय 36, तो ये हो जाएगा 4 9 36 9 बाय 5। ये इधर रखा है शायद उसने ऑप्शन में, 9 बाय 5 आ गया रेशो, 9 बाय 5 सही है, ए ऑप्शन मार्क कर देंगे। देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बाल्मर एंड पार्सन सीरीज, देयर इज नो ओवरलैप, ठीक है, कोई ओवरलैप नहीं होता है। ये ऑप्शन इसने ये रखा है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज डू नॉट ओवरलैप, कोई ओवरलैप नहीं होता है, ये तो थियोरेटिकल है, जानकारी है, ठीक है ना। The wavelengths of Lyman series are given by 1 plus 1 by m square lambda naught, where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series and m is an integer। गलत है, ठीक है। इस ये 1 by lambda होता है, 1 by lambda क्या होगा, सम कांस्टेंट आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर को आप लैम्डा नॉट बोल सकते हो, ठीक है ना, बोलना चाहो तो। लैम्डा नहीं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो नहीं होगा। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको अगली स्लाइड पे। ये समझ में आ गए, ए बी और डी, सी अपन देख लेते हैं, सी को देखेंगे, ठीक है। ये समझ गए, इसको रिमूव कर दो यहाँ से, चलो। तो सी ऑप्शन में वो बोल रहा है कि लाइमन सीरीज में वेवलेंथ अपन इस फॉर्मूले से बता सकते हैं जहां पे लैम्डा नॉट है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो भाई हमको ये पता है कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा जो होता है वो होता है आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करना है तो लैम्डा को करना है मिनिमम, लैम्डा को करना है मिनिमम, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, यानी n2 मैक्सिमम होना चाहिए, n2 मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब n2 की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। तो n2 की इन्फिनिटी के लिए लैम्डा शॉर्टेस्ट वाला आएगा, जो कि इसने लैम्डा नॉट दे रखा है कि लैम्डा नॉट जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। तो पहले तो लैम्डा नॉट निकाल लो, तो हमको मिल रहा है 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी यानी कि 0, तो ये आ गया मेरे पास आर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से लैम्डा नॉट आ गया मेरे पास 1 बाय आर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कोई वेवलेंथ जो है उसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, लिख के देखो जरा आ रहा है क्या। इस फॉर्मेट में लिखेंगे 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर लैम्डा नॉट, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर लैम्डा नॉट, ये क्या मिल रहा है, डालो यहाँ पे 1 बाय आर जेड स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर। ये है क्या वेवलेंथ, नहीं है। वेवलेंथ कैसे आएगी, इस फॉर्मूले से आएगी, इसमें n1 को 1 डाल दो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर
1 माइनस 1/n², इस तरह से कुछ आएगी, ठीक है ना। n2 उसको मैंने n लिख दिया, इसको m लिख दूं, ठीक है, इस फॉर्मेट में आएगी। तो यहां से ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल भी करना चाहो, ये लैम्डा निकाला ना इसने, तो रेसिप्रोकल करके क्या आएगा यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू 1/rz², ऊपर चला जाएगा m², नीचे आ जाएगा m² - 1, इस तरह का कुछ आएगा। तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये हो गया गलत, ठीक है। तो लैम्डा हमको इससे नहीं मिलता है, सी ऑप्शन हो गया रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो गए, ए और डी, ठीक है। समझ में आ गया, इजी था, ज्यादा टफ तो नहीं है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट I इक्वल टू 2 एम्पियर। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट बह रहा है 2 एम्पियर का। डायग्राम दे रखा है क्या उन्होंने? नहीं दे रखा है, बना लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। आगे बढ़ो। A semicircular conducting rod is placed beside it on two conducting parallel rails of negligible resistance, ठीक है। तो दो कंडक्टिंग पैरेलल रेल्स हैं, इस तरह से, कंडक्टिंग है ये, ठीक है, ये बन गई। आगे देखते हैं। ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बोथ द रेल्स आर पैरेलल टू द वायर, द रॉड एंड द रेल्स लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड है वो भी इसी प्लेन में है, वो भी बना लेते हैं। तो सेमी सर्कुलर रॉड जो है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, दोनों रेल्स पर ऐसे टिकी हुई है, ठीक है। आगे देखो। टू एंड्स ऑफ द सेमी सर्कुलर रॉड आर एट डिस्टेंसेस 1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। नोट कर लेते हैं, डिस्टेंसेस दे रखी है, यहां से इसकी 1 सेंटीमीटर और यहां से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस रेल का रेडियस कितना हो गया, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1.5, ठीक है, ये रेडियस लिख लिया हमने। आगे देखो। एट टाइम टी इक्वल टू 0 द रॉड स्टार्ट्स मूविंग ऑन द रेल्स विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। फिगर दिया होगा वैसे एग्जाम में, इसमें लिखा था सी द फिगर। 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये रेल ऊपर चल रही है, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ डायग्राम दिया था। A resistor R is equal to 1.4 ohm and a capacitor C0 5 microfarad are connected in series between the rails। तो 1.4 ohm और 5 माइक्रोफैरड बना लेते हैं। तो इसने यहाँ पे रेल्स के बीच में ऐसे एक रेजिस्टर लगा रखा है और एक कैपेसिटर लगा रखा है। कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरड का, कैपेसिटर C0 दे रखा है और रेजिस्टेंस R 1.4 ओम, R दे रखा है 1.4 ओम, ठीक है। ये ऐसे लगा रखे इसने। एट टाइम टी इक्वल टू 0 C0 इज अनचार्ज, C0 में कोई चार्ज नहीं है, टी इक्वल टू 0 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। म्यू नॉट दे रखा है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ln2 को ले लें आप 0.7 के बराबर, ठीक है। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये बताना है। मैक्सिमम करंट थ्रू R इज इतना, मैक्सिमम करंट थ्रू, अच्छा फिगर दे रखी है यहाँ पे, दिखी नहीं थी मेरे को, सॉरी। ऐसा डायग्राम दिया, ऐसा ही बनाया मैंने भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने बना ही लिया है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे अपन। चलो, तो मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज पूछ रहा है। आर में से मैक्सिमम करंट कितना जाएगा और मैक्सिमम चार्ज C0 पे कितना आएगा, ठीक है। अब देखो, कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज है, तो मैक्सिमम करंट उसी टाइम पे जाएगा टी इक्वल टू 0 पे, उसके बाद करंट की वैल्यू कम होने लग जाएगी। तो मैक्सिमम करंट तो टी इक्वल टू 0 पे जाएगा, कितना, V/R के बराबर। तो इसमें बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरे को निकालना कितना है, और V/R कर दूंगा तो करंट आ जाएगा। और मैक्सिमम चार्ज कब आएगा, जब इसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर, ठीक है। तो Q इक्वल टू CV से अपन मैक्सिमम चार्ज निकाल लेंगे, C दे ही रखा है उसने, V अपन निकाल लेते हैं। तो कुल मिला के निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हो, d∅dt से, ठीक है। d∅dt कैसे निकालोगे, फाई को निकालोगे और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। फाई क्या होता है, B.ds का इंटीग्रल, तो लिख लेते हैं,
सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, मैंने इतनी मेहनत करके डायग्राम बनाया तो यहीं कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। चलो तो अपन क्या करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पर जाके, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है, ये लूप चल रहा है ना इधर, ये करंट इसमें तार में बह रहा है, तो यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाके अपन एक dx थिकनेस का एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये इतना एरिया ले लिया मैंने जिसकी थिकनेस है dx, ठीक है, यहां तक ले लो, नीचे तक करंट इसमें बह रहा है ना, ठीक है। तो इस एरिया में मैं लिख सकता हूं b डॉट डी एस और उसको इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल b डॉट डी एस आ जाएगा, फिर उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहां पे इंड्यूस ईएमएफ लिख देता हूं dE इज इक्वल टू d∅/dt, है ना। तो d∅/dt कैसे लिखोगे, b यहाँ पे b लिखोगे, स्ट्रेट वायर की वजह से कितना होता है μ0I/2π, तो लिखो μ0 करंट कितना है 2/2π, 2πr, r कितना है x के बराबर, ठीक है। μ0I/2πr ये हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मल्टीप्लाइड बाय एरिया करो, इसका एरिया कितना है dx इंटू एल, इसको l ले लेते हैं, ये जो लेंथ है l ले लेते हैं इसको, ये पूरी लेंथ l हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब मेरे को डिफरेंशिएट करना है वैसे भी b को, सॉरी इंड्यूस ईएमएफ को, ये तो मैं भी इंड्यूस फ्लक्स लिख रहा हूँ, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे d∅/dt से आएगा इंड्यूस ईएमएफ। तो d∅ में मैं ये एरिया जो लिख रहा हूँ इसको लिखूंगा l इंटू डी एक्स, लंबाई इंटू डी एक्स, फिर उसको जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा dl/dt, dl/dt कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो एरिया लिखो l इंटू डी एक्स और टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, ये समझ में आ गया। या फिर एक काम करो, इसको पहले आप फाई ही लिख लो, ठीक है, फाई लिख लेते हैं अपन पहले, d∅, इस छोटे से एरिया में से जो फ्लक्स जा रहा है वो लिख लेंगे। तो μ0I/2πr ये हो गया b इंटू एरिया लिखो, तो ये आ जाएगा l dx, ये आ गया फाई, ठीक है ना, d∅। अब मेरे को लिखना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा d∅/dt, तो वो आ जाएगा μ0, ये 2 से 2 कट गया, तो μ0/πx dx dl/dt, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया फाई को, ठीक है ना। तो ये l ही चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, बाकी सब तो वही रहेगा, x वही है, dx वही है, l चेंज होगा बस टाइम के रेस्पेक्ट में, बाकी सब वही है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में सिर्फ l को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये मिल गया मेरे को, dl/dt को मैं लिख देता हूँ 3 मीटर पर सेकेंड, तो μ0/πx dx इंटू dl/dt है 3 मीटर पर सेकेंड, डाल दिया वहाँ पे। तो ये आ गया मेरे पास 3 μ0/πx dx de के बराबर। टोटल ईएमएफ आ जाएगा मेरे पास, इसका इंटीग्रल x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 4 तक, x 1 से लेके 4 तक। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा मेरे को 3 μ0/π ln x, 4 से 1 लिमिट लगाओगे तो ln 4 माइनस ln 1 यानी ln 4/1 यानी ln 4, ठीक है। μ0/π, ये μ0/π क्या मिलेगा मेरे को, इसने दे रखा है वैल्यू, μ0 इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁻⁷, डाल दो वहाँ पे, 4π × 10⁻⁻⁷ डालोगे, पाई से पाई कट जाएगा, तो 4 × 10⁻⁷, 3 4 जो 12 × 10⁻⁷, ln 4 को लिख देता हूँ 2 ln 2, ln 2 की वैल्यू 0.7 दे रखी, 24 × 10⁻⁷ इंटू 0.7, 0.7 यहाँ से मिला मेरे को, 7 4 28, 7 2 14, 16.8 इंटू 10⁻⁷, ये मिल गया मेरे को इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, वोल्ट्स में, क्लियर। अब मैं मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट लिख सकता हूँ, ठीक है। अब लाइफ आसान है, ठीक है, ये इंटीग्रेट करके मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिया। अब सिंपली मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट मेरे को लिखना है, लिख लेते हैं। तो मैक्सिमम करंट, मैक्स करंट कितना जाएगा,
जब t इक्वल टू 0 पे अपन ने इसको वेलोसिटी शुरू की है, इसको चालू किया है सीन को, है ना, तो चार्ज कैपेसिटर पे चार्ज है 0, कैपेसिटर अनचार्ज है, तब मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो करेगा कितना, E बाय आर के बराबर। तो I मैक्स हो जाएगा E बाय आर। E हम निकाल चुके हैं, R दे रखा है 1.4, तो 16.8 इंटू 10⁻⁻7 बाय 1.4 एम्पियर, ये हो जाएगा करंट। ठीक है, कर दो, ये हो जाएगा 14 1 14 2 28 12 टाइम्स चला जाएगा, तो 12 इंटू 10⁻⁻7 या ऐसे कह लो 1.2 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट आ गया। चेक करेंगे कहाँ दे रखा है, मैक्सिमम करंट 1.2 इंटू 10⁻⁶, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम करंट 3.8 गलत है, बी गलत हो गया। मैक्सिमम चार्ज निकाल लो, अब मैक्सिमम चार्ज निकालेंगे। मैक्सिमम चार्ज कब आएगा, जब करंट इस ब्रांच में 0 हो जाएगा, तो हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर। तो चार्ज कैसे निकालोगे मैक्सिमम, Q इक्वल टू CV करके, V कितना है, E के बराबर, तो E इंटू सी नॉट। E निकाल चुके हैं 16.8 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट्स, C दे रखा है इसने 5 माइक्रोफैरड, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, तो ये मिला मेरे को 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30, 34, 5 1 ज़ा 5 8, 84 इंटू 10⁻⁻7 अगर माइक्रो कूलम में लिखे तो। ठीक है, और इसको अपन लिख सकते हैं 8.4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। ठीक है, देख लो कहाँ दे रखा है, 8.4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम या 10⁻12 कूलम। अपन ने माइक्रो कूलम में लिखा, इन्होंने कूलम में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो ए और सी आर द राइट आंसर्स, ए एंड सी। क्लियर है, ठीक है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अ सिलिंड्रिकल ट्यूब विद इट्स बेस एज शोन इन द फिगर इज फिल्ड विद वाटर। अब ये देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो पर है नहीं उतना कॉम्प्लिकेटेड, आसान टाइप का सवाल है, देख लेते हैं। तो एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, इसमें पानी भर रखा है, इट इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए अलोंग अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन विद एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 एज शोन। ये एंगल दे रखा है 45। ठीक है, P1 एंड P2 आर प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड 2, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर P1 और P2 है, रेस्पेक्टिवली लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ट्यूब। लेट बीटा इज इक्वल टू P1 माइनस P2 बाय रो जी डी। तो बीटा कुछ इसने क्वांटिटी दे रखी है ऐसे, बीटा की वैल्यू इसके बराबर, वेयर P इज रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर, D इज द इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये दे दिया इसने D के बराबर। अच्छा, ये एंगल कितना है बेटा, 45। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ तो ये एंगल आएगा 45, तो ये भी आ जाएगा 45। तो ये दोनों साइड बराबर हो गई, ये साइड है D तो ये भी हो जाएगी D, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, √2D। ठीक है, ये D है थिकनेस ऑफ ट्यूब, ये भी D हो जाएगा क्योंकि दोनों 45 है, तो ये हो गई √2D। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, D इज द इनर डायमीटर, ये वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से करेक्ट है। बीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन a is g by √2, व्हेन a is g by √2, व्हेन a is g by 2। तो बीटा की वैल्यू बतानी है जब a की वैल्यू g by √2 है और जब a की वैल्यू g by 2 है। अब देखो, अगर a की वैल्यू g by √2 है, इसका मतलब हो रही है फ्री फॉल। कैसे, g नीचे है, g का कॉम्पोनेंट इधर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इधर कितना आएगा, ये 45 है, तो इधर कॉम्पोनेंट आ जाएगा g by √2 और इधर भी कॉम्पोनेंट आ जाएगा g by √2। तो इसका मतलब अगर ये एक्सेलरेशन g by √2 है, इसका मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस पे, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है कंटिन्यूस। ठीक है, तो इधर का कंपोनेंट अगर एक्सेलरेशन का आ जाता है g by √2, इसका मतलब हो रही है फ्री फॉल। ठीक है, अगर फ्री फॉल होगी तो दोनों पॉइंट पे प्रेशर होगा बराबर, जो कि P एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में आ गई। अगर एक्सेलरेशन इधर g by √2 है, इसका मतलब फ्री फॉल हो रही है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है, दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हैं, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लूइड सीधा G से नीचे गिर रहा है, ऐसा मान सकते हो। ठीक है ना, भले ही जैसे अपन यहाँ पे निकालते थे रो जी डी, जैसे D डेप्थ पे अगर मेरे को प्रेशर निकालना है तो P0 प्लस रो जी डी लिखते थे। कैसे करते थे, यहाँ पे एयर कॉलम बनाओगे और फोर्स बैलेंस करोगे उस पर। ठीक है ना, अब जब एयर कॉलम आप लोगे तो बाहर से प्रेशर P0 इंटू डी ए फोर्स लगेगा ऊपर से। अब ये पूरा का पूरा एयर कॉलम इधर चल रहा है g by √2 से। ठीक है ना, तो इस पूरे कॉलम पे इधर की तरफ नेट फोर्स किसका है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स है, तो पूरा ही कॉलम चल रहा है।
तो इस पूरे कॉलम पे जब ग्रेविटी का फोर्स लिखोगे mg नीचे, उसका कॉम्पोनेंट जाएगा mg/√2 और एक्सेलरेशन भी g/√2 है, तो नीचे से और कोई फोर्स है ही नहीं एक्स्ट्रा, फोर्स बैलेंस हो गए। कोई सा भी कॉम्पोनेंट, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, बीच में ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, सब एलिमेंट पे mg नीचे बनाओगे और उसकी वजह से एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा g/√2। तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स है ही नहीं, नेट फोर्स mg है नीचे बस, और कोई फोर्स है ही नहीं हमारे किसी भी एलिमेंट पे। कोई भी कॉलम ले लो यहाँ पे, तो कोई फोर्स ऊपर की तरफ नहीं है, यानी कि हर जगह प्रेशर सेम है। प्रेशर हर जगह P0 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ का प्रेशर P0 है तो पूरे लिक्विड में हर जगह किसी भी हाइट पर देख लो प्रेशर P0 के बराबर होगा, अगर एक्सेलरेशन g/√2 के बराबर होगा। तो जब एक्सेलरेशन g/√2 है, P1 P2 बराबर हो जाएंगे, बीटा हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन g/√2 का मतलब है कि फ्री फॉल मान सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हो गया गलत, ये हो गया सही। आगे देखो, जब a g/2 होगा तब क्या होगा, इसको हटा दूं यहां से, इतना समझ में आ गया, ये हटा देते हैं सब कुछ। अब ये पता चल गया आपको कि ये √2d है कि नहीं, ये d और ये √2d, इतना समझ में आ गया। अब इस चीज का इस्तेमाल करेंगे अपन बीटा निकालने के लिए, ठीक है। तो मेरे को P1 - P2 निकालना है, ठीक है। तो अब 2 से शुरुआत कर देते हैं अपन, 2 से शुरुआत करते हैं, P2 से P1 तक पहुंचना है मेरे को। तो अब एक तो अपन d डिस्टेंस नीचे जा रहा है, डेप्थ यहां से यहां तक हो गई d के बराबर, ठीक है ना, d के बराबर डेप्थ है। तो अगर स्टैटिक होता, अगर फ्लूइड मूव नहीं कर रहा होता तो कितना डिफरेंस आता, ρg के बराबर डिफरेंस आता, तो प्लस ρgd कर दो, मतलब जो g की वजह से डिफरेंस है वो कितना है, ρgd। और एक्सेलरेट कर रहा है इधर g/2 से, ठीक है। तो g/2 से इसके अलोंग एक्सेलरेट कर रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है, √2d। तो इसके अलोंग a की वजह से जो डिफरेंस आएगा प्रेशर में वो लिख दो। इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इधर की तरफ ही बढ़ रहे हो, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो माइनस कर दोगे, ρg इंटू √2d कर दोगे। अच्छा, g/2 का एक्सेलरेशन है तो g/2 करोगे, ρg/2 इंटू डिस्टेंस, या ऐसे लिख लो पहले ρa इंटू √2d, ρa इंटू √2d, ठीक है। तो पॉइंट 2 से शुरू हुए, ये P1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। पॉइंट 2 से शुरू हुए, P2 ग्रेविटी की वजह से ρgd बढ़ जाएगा, और इस एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो प्रेशर होता है डिक्रीज, कितना, ρa इंटू L के बराबर, L है √2d, तो ρa इंटू √2d के बराबर प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज, तो माइनस ρa इंटू √2d कर दिया। ये g/√2 वाले में भी ऐसे निकाल सकते हो आप प्रेशर, अभी निकाल के देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो यहां से देखो कितना आ रहा है, a की वैल्यू इसने दे रखी है g/2, a की वैल्यू g/2 डाल दो, और P1 - P2 करना है तो इसको उधर ले जाते हैं, तो मिलेगा P1 - P2 इज इक्वल टू ρgd माइनस ρ इंटू √2d, मतलब √2 रो, a कितना है, a है g/2, डाल दो यहाँ पे g/2 इंटू d, तो ये मिला मेरे को ρgd 1 - 1/√2, तो मिल गया √2 - 1/√2 इंटू ρgd, यही दे रखा है। अच्छा, ρgd से डिवाइड करना है P1 - P2 को, तो ρgd से डिवाइड कर दो, P1 - P2, ρgd इधर आ जाएगा और इधर से हट जाएगा, तो √2 - 1/√2 मिल गया, √2 - 1/√2 इधर का, C करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अब आप g/√2 वाला भी इसी तरीके से कर सकते हो सवाल, है ना, जो ऊपर अपन ने फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट लगा के करा है, इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे अगर g/√2 होगा इधर की तरफ एक्सेलरेशन, तो इधर ग्रेविटी की वजह से बढ़ेगा ρgd, और माइनस ρa √2d करोगे, a की वैल्यू डालोगे g/√2, तो a की वैल्यू अगर मैं g/√2 डाल दूं यहाँ पे, तो √2 कट जाएंगे, ρgd आ जाएगा, ρgd माइनस ρgd हो जाएगा 0, तो बीटा हो जाएगा 0। उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, नोट कर लो इसको। अगला सवाल देखो, एन अल्फा पार्टिकल मास 4 mu एंड साइनली चार्ज, स्लाइटली चार्ज लिखा होना चाहिए, सिंगली, ओके, सिंगली चार्ज सल्फर आयन, मतलब सल्फर आयन पे टोटल चार्ज कितना है, +1, मास 32, आर इनिशियली एट रेस्ट, दे आर एट रेस्ट, accelerated through a potential V and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field which is normal to the velocities of the particles within this region. Alpha particle sulfur ion move in circular orbitals of radius r alpha and rs respectively.
रेशो आर एस बाय आर अल्फा। ठीक है, तो अपने को पता है कि क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, क्यू वी बी फोर्स लगता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, वी है वेलोसिटी यहाँ पे। ठीक है, इस वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये बना देता हूँ, कैपिटल वी से वोल्टेज लिख देंगे। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, रेडियस बराबर एम वी बाय क्यू बी, ये याद भी होता है अपने को। ठीक है, तो रेडियस जिसमें वो घूम रहा है वो एम वी बाय क्यू बी है, नॉर्मल है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अब ये जो इनमें वेलोसिटी आई है ये किस वजह से आई है, क्योंकि सेम वी पोटेंशियल से इनको अपन ने एक्सेलरेट किया है। ठीक है, तो अब वी पोटेंशियल से अगर एक्सेलरेट करूं तो जो एनर्जी मिलती है इनको वो कितनी मिलती है, वो मिलती है क्यू इंटू वोल्टेज के बराबर। ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ एम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से मेरे को मिल रहा है जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 2qv, ये वोल्टेज है, ये वेलोसिटी है, ये वोल्टेज ये वेलोसिटी, वहां पे भी वेलोसिटी लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2qv बाय m का रूट, ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी। ठीक है, अब दोनों के चार्ज अलग हैं, मास अलग है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, +2 का, मास है इसका 4 AMU, और सल्फर आयन पे चार्ज कितना है, +1, मास है इसका 32। तो इनका Q अलग है, M अलग है, और रेडियस का मुझे रेशो निकालना है, निकाल लेते हैं, R अल्फा बाय RS, ये निकालना है, रेडियस रेशो R अल्फा बाय RS। ठीक है, R अल्फा देखो कितना आएगा, V की वैल्यू डाल दूंगा, पहले R निकाल लेते हैं इसके टर्म में, 2qv बाय m, तो m बाय qb इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है 2qv बाय m का रूट। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू, ये m से m कट जाएगा और ये q से q कट जाएगा, तो मिलेगा मेरे को 2v 1 बाय b बाहर आ गया, 2v बाय नीचे q आ जाएगा और ऊपर m आ जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, एक m ऊपर आ जाएगा और एक q नीचे आ जाएगा, तो 2mv बाय q और 1 बाय b बाहर है, तो ये मिल गया रेडियस। अब इसका रेशो निकाल लेते हैं दोनों के लिए, तो 1 बाय b कट जाएगा, b सेम है दोनों का। ठीक है, 2 और 2 भी कट जाएंगे, तो v और v भी कट जाएंगे, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, b 2 और v ये दोनों के लिए सेम है ना, तो m और q बचा, बस डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m अल्फा बाय q अल्फा का रूट बाय ms बाय qs का रूट, निकाल लो। m अल्फा है 4 और q अल्फा है 2, तो 4 बाय 2 का रूट डिवाइड बाय m सल्फर है 32 और q सल्फर है 1 का रूट, तो ये हो गया 2 2 जा 4 और ये हो गया 16, तो 1 बाय 16 का रूट यानी 1 बाय 4 यानी 0.25, ये आ गया आंसर। RS बाय R अल्फा पूछ रहा है वो, तो RS बाय R अल्फा ये आ जाएगा 4 आंसर। ठीक है, सिंपल था सवाल, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब मेंस में ही पूछ सकता है इस तरह का सवाल, है ना, ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा सॉल्व करने में और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, चलो बढ़े आगे, अगला सवाल देखते हैं। A thin rod of mass m and length a is free to rotate in horizontal plane about a fixed vertical axis passing through point O। अब देखो ये सवाल दिखने में भले ही हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और अगर आपको आरबीडी से डर लगता है तो फिर आपको डर लगेगा इसमें, लेकिन फिर भी बहुत आसान सवाल है ना, कुछ भी मतलब बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पूछ रहा है। टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ओवर पॉइंट O इज कितना होगा निकालना है। तो एक रॉड है m मास की और a लेंथ की, ये ओमेगा से घूम रही है, और यहाँ पे एंड पे एक डिस्क रखी है जो a/4 रेडियस की है, मास इसका कैपिटल M है, और 4 ओमेगा से ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो ये रॉड के साथ साथ भी घूम रही है, रॉड पे यहाँ पे एक्सिस पे फंसा रखी है, तो रॉड ऐसे घूम रही है और एंड पे एक डिस्क लगी हुई है जो 4 ओमेगा से रोटेट कर रही है और रॉड के साथ साथ भी रोटेट कर रही है चारों तरफ। ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का लिखना है, लिख लेते हैं। रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिख लो, इसका I इंटू ओमेगा, ओमेगा इसका दे रखा है ओमेगा, अपन इसको ओमेगा ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको 4 ओमेगा ऐसे लिख लेंगे, जिसकी आदत है अपने को, ठीक है ना, वैसे लिख लेंगे। तो पहले रॉड का लिखो I ओमेगा, I कितना है इसका ml²/3, इस एक्सिस के अबाउट L है a के बराबर, तो लिख लो यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम
आई एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, ये रॉड का हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, ये रॉड का लिख दिया अपन, प्लस अब डिस्क का लिखो अपने एक्सिस के अबाउट और डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट पूरा सिस्टम कर रहा है रोटेट। तो अपने एक्सिस के अबाउट इसका आई कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, आर कितना है ए बाय 4, लिखो एम ए बाय 4 स्क्वायर बाय 2, ये तो हो गया आई, ओमेगा कितना दे रखा है 4 ओमेगा, ये अपने एक्सिस के अबाउट डिस्क का हो गया एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, ठीक है। प्लस अब डिस्क इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है, कितने रेडियस में, a माइनस ए बाय 4, इसका डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी दूर है यहां से, ये डिस्टेंस कितनी है a माइनस ए बाय 4 यानी 3a बाय 4, तो 3a बाय 4 के रेडियस में इसका सेंटर ऑफ मास घूम रहा है, m मास का है ये सेंटर ऑफ मास है ना, डिस्क का मास m है, और कितने ओमेगा से घूम रहा है, इस ओमेगा से घूम रहा है, जैसे रॉड घूमेगी वैसे ही घूमेगा ये एक्सिस भी, मतलब अपन ने क्या किया, सेंट्रल इसके एक्सिस के अबाउट डिस्क का ओमेगा निकाल लिया और डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास m मास का है, इतने रेडियस में ओमेगा से घूम रहा है, तो m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा कर दो, m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम बीच वाले एक्सिस के अबाउट लिख दिया, बस जोड़ दो इनको आ जाएगा आंसर। तो m ओमेगा ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 1/3 प्लस m ए स्क्वायर ओमेगा आ चुका है, 4 एक 4 से एक 4 कट गया, तो मिला मेरे को 1/8 प्लस यहाँ से मिला मेरे को 9/8 9/16 सॉरी 9/16, तो ये मिल जाएगा m ओमेगा ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 16 से 48, ऊपर मिलेगा 16 प्लस 6 प्लस 27, ये मिल जाएगा मेरे को 49/48 m ओमेगा ए स्क्वायर, आ गया आंसर, यही पूछा था उसने। इसने दे रखा है m ओमेगा ए स्क्वायर n/48, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 49, आंसर, ठीक है 49, क्लियर है। तो आरबीडी से इसने 2 सवाल पूछे पहले पेपर में और दोनों ही फेयरली सिंपल प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो अपन कर लेंगे आसानी से, और अगर डर लग जाता है घबराहट हो जाती है तो फिर तो दिक्कत है ना, लेकिन टफ नहीं थे सवाल, है ना। अगला सवाल देखो बच्चों, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज इवैक्यूएटेड हॉलो स्फेरिकल कंटेनर, तो एक हॉलो स्फेरिकल कंटेनर है, बना लेते हैं, ठीक है, और इसके सेंटर पे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखी है और ये बहुत बड़ा है, लार्ज है, ठीक है। अज्यूम दैट द कंटेनर इज मेंटेन्ड एट 0 केल्विन, कंटेनर को 0 केल्विन पे अपन ने मेंटेन कर रखा है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, 0 केल्विन है, ठीक है। एट टाइम t इक्वल टू 0 द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 200 केल्विन, अंदर वाली ऑब्जेक्ट का 200 केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 केल्विन एट t इक्वल टू T1 एंड 50 केल्विन एट t इक्वल टू T2, तो T1 टाइम पे 100 केल्विन हो गया, इसका टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा ना, इसका टेम्परेचर कम है इसका ज़्यादा है, तो रेडिएट करेगा हीट और टेम्परेचर इसका कम होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा, तो T1 टाइम बाद तो 100 केल्विन हो गया और T2 टाइम बाद 50 केल्विन हो गया। अज्यूम द ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर टू बी आइडियल ब्लैक बॉडीज, यानी E की वैल्यू लेनी है 1 दोनों के लिए। द हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट मानते हुए रेशो ऑफ T2 इज टू T1 अपने को निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो हीट सप्लाई हो रही है dQ/dt, हीट करंट की रेट, उसको लिख सकता हूँ मैं -ms dt/dt, है ना, इससे जो हीट निकल रही है रेडिएट हो रही है, ठीक है, तो -ms dt/dt को लिख सकते हैं अपन सिग्मा E T की पावर 4, ठीक है ना, तो लिख देते हैं -ms dt/dt इज इक्वल टू सिग्मा E A T की पावर 4, ठीक है, E की वैल्यू तो 1 है, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा, इसको लिख देते, E की वैल्यू 1 लिख देते हैं, तो E तो हो गया 1, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मिला मेरे को -ms बाय सिग्मा A dt/t की पावर 4 इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, ये तो कांस्टेंट है ना, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ चेंज हो ही नहीं रही है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट,
इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड पे। जब टाइम t इक्वल टू 0 था टेम्परेचर कितना था 200, और t इक्वल टू t1 पे किसी टाइम t पे टेम्परेचर मान लो t है। वैल्यूज अपन बाद में डाल देंगे क्योंकि इसने दो केस दे रखे हैं अपने को, तो पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं, वैल्यूज बाद में डाल देंगे। किसी टाइम t पे टेम्परेचर हो गया कैपिटल T, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल रही है, माइनस ms बाय सिग्मा a, ये हो जाएगा t की पावर -3/3, सही है, dt बाई टी की पावर 4, तो t की पावर -4 है, तो t की पावर -3/-3, ठीक है। तो ये मिला मेरे को -1/3 1/t की पावर 3, लिमिट डालेंगे तो -1/200 की पावर 3, सही है। ये मिल जाएगा t की पावर -3, -3 कट गया, t की पावर 4 आ गया, ठीक है। तो 1/t³ माइनस 1/200 क्यूब दिख रहा है ना, क्यूब है ये, ठीक है, इज इक्वल टू t-0, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से मिला मेरे को ms/3 सिग्मा a, 3 को बाहर ले आए, 1/t³ माइनस 1/200 इज इक्वल टू t, ये मिल गई इक्वेशन। अब अपन केस ले लेते हैं, जो भी दो केस इसने दे रखे हैं, ठीक है ना। t1 टाइम में टेम्परेचर हो गया 100 केल्विन और t2 टाइम में टेम्परेचर हो गया है 50 केल्विन, डाल देते हैं। तो पहली इक्वेशन मुझे मिल रही है ms/3 सिग्मा a 1/100 केल्विन, 100 का क्यूब माइनस 1/200 क्यूब इज इक्वल टू t1, ये मिल गई पहली इक्वेशन, सही है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं, ms/3 सिग्मा a 1/50 केल्विन हो गया टेम्परेचर t2 टाइम में, ये मिल गई दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये कट जाएंगे, यहाँ से मिलेगा 1/100 क्यूब, कॉमन निकाल लेता हूँ 1/100 क्यूब, ठीक है ना। तो अंदर मिलेगा 1 माइनस 1/8, ठीक है। इधर से 1/50 क्यूब कॉमन निकाल लेता हूँ तो मिलेगा 1 माइनस 1/4 का क्यूब 64 इज इक्वल टू t1/t2। पूछा क्या था उसने, यही पूछा था, इसलिए डिवाइड किया मैंने, t2/t1 पूछा था, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो t2/t1 आ गया, t2/t1 ये आ जाएगा 1/50 क्यूब बाय 1/100 क्यूब, तो ये हो जाएगा 100/50 क्यूब यानी 2 का क्यूब यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 63/64 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1 7/8, 8 8 जा 64, 7 9 जा 63, 8 से 8 चला गया, अरे वाह बढ़िया आ गया, तो 9 आ गया। तो t2/t1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, कितना साफ सुथरा आ गया। कैलकुलेशन देख के मेरे को लग रहा था अनशन बनेगा, लेकिन साफ सुथरा आ गया। तो t2/t1 आ गया 9, ठीक है। तो आंसर दे देंगे अपन 9, हो गया सॉल्व, ठीक है। ये भी मतलब कोई ऐसा मतलब अजीबोगरीब सवाल नहीं पूछा इन्होंने, जो भी अपन ने पढ़ा है सिंपल जैसी चीजें पढ़ते हैं उसके बेसिस पे ये इक्वेशन याद है हमको, है ना, तो इस तरह से सॉल्व कर लिया। कुछ भी ऐसा नहीं अनशन नहीं पूछा इन्होंने इस बार कि मतलब कुछ सोचना पड़ रहा है बैठ के कि अरे क्या करें, कुछ आड़ा टेढ़ा सा करना पड़ रहा है, नहीं। एक क्वेश्चन था बस, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इंटेंसिव हो गई थी, ठीक है ना। तो यही था पूरा पेपर 1 जो आपके सामने अभी अपन ने एनालिसिस किया है, और हर सवाल देख लिया अपन ने कि भाई आसान टाइप का ही आया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फोड़ा फाड़ी मचाई होगी जिन बच्चों ने अटेम्प्ट दिया है इस बार, और जो आप तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ बच्चों। और आप देख रहे हो कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते रहो टाइम के साथ, जैसे जैसे आपको पढ़ाए जाते हैं, रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जो जो आपको पढ़ाते जाएंगे रेगुलर डीपीपीज और एमपीपीज या कोई भी मटेरियल जो आपको दिया जाता है वो आप फॉलो करते रहो, रेगुलर सॉल्व करते रहो सवालों को, तो एडवांस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अगर हमारी प्रैक्टिस सॉलिड है, रेगुलर है, कंसिस्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी रहती है। कंसिस्टेंट तैयारी अगर अपनी है तो अपन एग्जाम बहुत अच्छा करके आ सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट और बेस्ट विशेस दिल से, है ना। यही दुआ है कि आप भी अगले साल फोड़ो, और जिन बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है उनको बेस्ट विशेस काउंसलिंग में कि भाई अच्छे अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, जहां भी आपकी इच्छाएं हैं जाने की, पहुंचने की, वहां पे आप पहुंच जाओ। ये हमारी दिल से आप ही सभी के लिए दुआ है, ठीक है।
तो पेपर 1 का एनालिसिस हो गया है, पेपर 2 का एनालिसिस में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।